तो स्वागत है आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस और आल यूपी एग्जाम के क्रैश कोर्सेज में। ठीक है, तो हमने इसमें देखें क्रैश कोर्स। तो इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग 3 सब्जेक्ट कह सकते हैं उसको, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी और इन्वायरमेंट और प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रैश कोर्स अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाके उसको क्रैश कोर्स नाम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्रैश कोर्स। तो इसमें जो है, जो भी टू द पॉइंट क्वेश्चन सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जो फैक्ट, वो सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। आपको लगभग अगर मध्य भारत से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, अगर मान लीजिए कि 20 आ रहा है, तो आप इसमें आराम 16 या 17 कर जाएंगे। ठीक है, 16-17 आराम से आप कर लेंगे, या 15 कर लेते हैं तो 20 में 15 अगर आप सही कर लेते हैं, कुछ और जगह से भी डिटेल में पढ़े होंगे, वहाँ से पढ़े ही होंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे पोजीशन में होंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें तो क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला है इसमें कि 1800 से 1200 तक के उत्तर भारत में क्या क्या हो रहा था, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हमेशा पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, किनके किनके बीच था, कौन इसका विजयी रहा, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। त्रिपक्षीय युद्ध पूछता है एग्जामों में, जो लोग थोड़ा सा अनुभवी होंगे, जो पढ़े होंगे, या आप ही जब अभी बिगिनर हैं, तैयारी कर शुरू किए हैं, प्री पी वाई क्यू देखे होंगे, तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो कौन कौन थे इसमें, तो शामिल हुए थे गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। 3 वंश इसमें आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए, तो कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए, क्योंकि कन्नौज उस समय 700 या जब से पुष्यभूति वंश का उदय हुआ, उसके बाद से कन्नौज एक बहुत ही, कन्नौज पे कब्जा करना मतलब समझ लिया अपने हिंटरलैंड पे कब्जा कर लिया है, किसी के पूरे एरिया का वो समझ हृदय था वो, उस पर आपने कब्जा कर लिया है। तो कन्नौज पे आधिपत्य करने के लिए सब लोग, तीनों लोग लड़ रहे थे। तो अगर जो कन्नौज पे कब्जा करेगा, या कन्नौज पे जिसका राज रहेगा, वो समझ लीजिए सबसे शक्तिशाली रहेगा उस काल में। ठीक है, तो संघर्ष का काल था, लगभग 100 वर्ष तक संघर्ष से चला है। अंतिम विजय जो है गुर्जर प्रतिहारों की रही। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार थे लास्ट में यही विजयी हुए। ठीक है, तो आप देख लेते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश के जो संस्थापक था गोपाल था। तो ये पूछता है, मिलान कराता है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, इसको गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा। 750 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो वहाँ पे था बिहार में, वो धर्मपाल ने की थी। तो इसी वंश का शासक एक धर्मपाल था, उसने किया था। इसका अंतिम शासक जो था गोविंद पाल था। ठीक है, तो अगला जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका संस्थापक जो था नागभट्ट प्रथम था। 730 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की और राजधानी को भीनमाल को राजधानी बनाई। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ जो हुआ वत्सराज के समय हुआ था। तो पूछता है किसके समय त्रिकोणीय जो प्रारंभ जो चालू हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश में, वो कौन सा राजा था उस समय पे, तो वत्सराज था। ठीक है, तो वत्सराज को याद रखिए, वत्सराज था, काफी इंपॉर्टेंट है, वत्सराज को याद रखिएगा। ठीक है, और अगला है, वत्सराज को याद रखिएगा, वत्सराज ये इंपॉर्टेंट है। राजधानी भीमताल थी, वत्सराज के समय हुआ था। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल को याद रखिएगा। ठीक है, और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक जो था राज्यपाल था, उसका नाम राज्यपाल ही था। तो राज्यपाल भले से ना हो, राज्यपाल था उसका नाम। ठीक, तो ये पूरा उसके बारे में है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में। संस्थापक नागभट्ट है, राजधानी भीनमाल है। त्रिकोणीय संघर्ष जब वत्सराज के समय चालू हुआ, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार का शासक जो था वो राज्यपाल था, राज्यपाल शासक का नाम है। अगला है राष्ट्रकूट वंश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश, तो इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग था। इसको कई बार पूछा है एग्जामों में, दंती दुर्ग था। ठीक है, दंती दुर्ग इसका जो संस्थापक था। 752 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया था, और राजधानी इसकी मान्य खेत है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम करवाया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, कृष्ण प्रथम है। और अंतिम शासक इसका कर्क द्वितीय था। ठीक है, तो कर्क द्वितीय इसका अंतिम शासक था, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी याद रखिएगा इसको। तो जो जो मेन बात ये जो पूछता है वही सीधे वही बात दी गई है इसमें, बाकी जो है कुछ इसमें बकवास नहीं लिखा गया है। सीधे दंती दुर्ग स्थापना किया था, कई बार पूछा है। राजधानी कहाँ थी, मान्य खेत मिलान कराता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और अंतिम शासक जो है कर्क द्वितीय था। ठीक है, अगर इसका और भी जो बचता है, तो जब हम पी वाई क्यू करवाएंगे, इसका पी वाई क्यू में पूरा कवर हो जाएगा जो भी बचा होगा राष्ट्रकूट शासक का। तो बचा है कुछ चीज़ों का कि धर्म का संरक्षण, किस धर्म का संरक्षण दिए ये लोग, और जो और किन किन गुफाओं का इन्होंने संरक्षण किया था, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट इसमें है, तो मुस्लिम आक्रमणकारी को देख लेते हैं। तो इसके बाद कन्नौज पे इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद मुस्लिम मुस्लिम का भारत में आक्रमण होता है मुसलमानों का। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में
भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक था। तो पूछता है प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, प्रथम। तो ये 712 ईस्वी में ही कर चुका था, जब ये लोग अभी बने ही नहीं थे। देखिए 750 में बने हैं, ये 752 में बने हैं, और ये 730 में बने, इनसे पहले ही आक्रमण कर दिया था ये। ठीक है। अब महमूद, उसके बाद हम आया महमूद गजनवी, सेकेंड स्थान, सेकेंड नंबर पे आया ये। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट था, सेकेंड मोहम्मद गजनवी था, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया था थर्ड में। तो ये दोनों धन लूटने के चक्कर में आए थे। ये भी धन लूटने के चक्कर में आया था, मोहम्मद गजनवी भी धन लूटने के चक्कर में आया था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो सिर्फ धन लूटना था इसको। ये अपने क्षेत्र में जाके युद्ध लड़ाता था, तो भारत से धन लग जाता था, वहाँ पे लड़ाई करता था अपने प्रतिद्वंदियों से। मोहम्मद गोरी जो था ये इसने इस्टेब्लिश किया हमारे देश में, भारत में इसने ही आके अपना राज्य साम्राज्य इस्टेब्लिश किया, और अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाया और गुलाम वंश की स्थापना किया। तो ये बात थी। ठीक है, इस तरह से समझने की जरूरत है। अगला है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था, गजनी के शासक सुबुतुद्दीन का यह पुत्र था। कौन? तो मोहम्मद गजनवी। ये 998 ईस्वी में पैदा हुआ था, और 1030 तक इसका मामला पूरा चला था। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण किया 17 बार, 1000 से 1027 के मध्य में इसने 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसने 1026 में किया था। तो 1026 में इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, 17 बार आक्रमण किया। और दरबारी विद्वान इसके कौन कौन आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसको ये किसी तरह से याद रखिए इसको। बहुत महान महान जो इसके विद्वान इसके साथ आए थे, तो अलबरूनी आया था, किताबुल हिंद लिखा इसने। कुतुबी आया जिसने किताबुल यामिनी लिखा है। ये सारी किताबों कम से कम हर एग्जाम में, ये अगर यूपीएससी से लेकर भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं, किस एग्जाम में ना पूछा है, बता दीजिए। फिरदौसी भी आया था इसी के साथ, तो शाहनामा उसने लिखा है। और बेहाकी आया था, तारीख सुबुतगीन ने लिखा है। तो सुबुतगीन इसके पिता था गजनी का, तो उसी के बारे में इसने लिखा था। तो अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और बैहाकी आया था। इसमें 4 लोग आए थे, चारों ही महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका पूरा क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है कि इस तरह से आप उसको समझ लीजिए अच्छे से, कौन कौन आया था। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो 4 हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गोरी जब था, तब देखते हैं इसको। तो ये गोर प्रांत से आया था। ठीक है, गोर प्रांत का शासक था, और प्रथम आक्रमण इसने, देखिए अभी ये लोग थे 1026 में करके, ये लोग इनका मामला सल्टा दिया, अपना लूट के चला गया। अब फिर 100 साल बाद, लगभग 100 साल से अधिक ही, 200 साल कह सकते हैं, प्रथम आक्रमण फिर से हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण हुआ 1175 में मुल्तान पर। उसमें मुल्तान जो था एरिया भारत में ही आता था। फिर गुजरात पर आक्रमण किया, उसमें गुजरात का जो शासक था, ये पूछता है कि जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय उसका शासक कौन था, तो भीम द्वितीय था, जिसको मूल राज द्वितीय कहते थे। तो भीम द्वितीय ने पराजित किया और 1178 ईस्वी में इसको भगा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसने 10-20 साल बाद फिर से आक्रमण किया, और प्रमुख युद्ध जो इसके हुए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहे। ठीक है, तराइन फिर गया, फिर अगले साल फिर से तैयारी करके आया, फिर 1192 में फिर से युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान इसमें गोरी विजय हुआ इस समय। ठीक है, फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध लड़ा 1994 में, जयचंद्र से गोरी की विजय हुई इसमें, जयचंद हार गए। तो चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद से, जयचंद हार गया। ठीक है, फिर उसके बाद सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम है, अपने गुलामों को राजकाज दे देगा भारत का, और अपने जाने लगेगा। रास्ते में कोई जनजातियों से युद्ध होता है, और वहीं पर गोरी को मार देते हैं सब। ठीक है, तो ये मामला था। सल्तनत काल अब आएगा। तो सल्तनत काल में सबसे पहले देखिए ये कि गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 से 1290 में। तो लगभग ये कितना चला, 84 साल के आसपास चला। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1230 हुई, लगभग ये 30 साल ये चला। तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1112 हुई, तो 80 साल इधर से हो गया, 12 उधर से, 92 साल लगभग ये हुआ। और सैयद वंश की स्थापना 1414 से 1451, तो मान लीजिए 14 से इधर से मान लीजिए 15, 35, मान लीजिए 35-36 साल इसका हुआ, 36 साल मान लेते हैं। लोधी वंश 1451 से 1526, तो 70-72 साल ये भी हुआ, 76-77 साल उसका हुआ, 75 मान लो 75 साल इसका हुआ। तो सबसे अधिक किसने शासन किया था, देखिए। तो पूछता है, तुगलक वंश ने सबसे सर्वाधिक शासन किया है, उसके बाद गुलाम वंश ने, फिर उसके बाद में लोधी वंशों ने। ठीक है, तो सर्वाधिक तुगलक है, फिर से गुलाम है, फिर से लोधी है, फिर उसके बाद कौन है, तो सैयद है, फिर सबसे कम जो है अलाउद्दीन खिलजी है, मगर सबसे अधिक क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है। ठीक है, तो सल्तनत काल का पूरा मैटर था। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो कैकुबा बाद तथा क्यूमर्स,
तो ये जो है इसका राजा था। तब इसमें देखते हैं हम लोग गुलाम वंश में क्या क्या कौन कौन क्या किया था। ठीक है, तो गुलाम वंश या उसको मामूलक वंश भी कहते हैं। तो मामलूक भी कभी पूछता है इसमें कि मामलूक वंश के बारे में बताना है। ठीक है, तो मामलूक, ठीक है, मामलूक वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश का सबसे पहले जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर 1206 से 1210 ईस्वी में 4 साल तक ही रहा इसने। आराम शाह था 1210 से 1211। फिर इल्तुतमिश था 1211 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह था 1236 ईस्वी। तो फिर रजिया बनी 1236 से 1240। फिर मुइनुद्दीन बहराम शाह था 1240 से 1242। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह जो था 1242 से 1246। और नसरुद्दीन मोहम्मद जो था 1246 से 1266, देखिए थोड़ा सा बड़ा इसी का है। और गयासुद्दीन बलबन बना उसके बाद 1266 से 1286। फिर कैकूबबाद तथा क्यूमर्स जो था ये बने। ठीक है, तो आप इसको देखिए एक लाइन से। तो जितने इसमें हैं तो क्रम पूछ लेता है कभी कभी। तो ये क्रम भी आप याद कर लीजिएगा, जिस तरह से दिया गया है डेट वाइज क्रम भी दिया है उसी तरीके से। तो पहला से यहाँ पे ये लास्ट में, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। दसवां ये है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से पूछता है कि अब इसमें से दे देगा आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और नसरुद्दीन मोहम्मद को क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद कर लेना है सबको। ठीक, क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि पूछता है आर और यूपी पीसीएस में मिलान करवाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। सब तो इंपॉर्टेंट है नहीं गुलाम वंश में, तो जो जो महत्वपूर्ण है उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको 1206 में गुलाम वंश की इसी ने स्थापना की। 1206 ईस्वी में लाख बख्श एवं कुरान खां की, इसको लाखों का दान करता था, ये सबको दानी बहुत था, दान उन करता था। तो उसको लाख बख्श और कुरान खां, कुरान वगैरह पढ़ता था, बढ़िया से गाता होता था, कुरान वरान गा के पढ़ता था शायद, तो इस वजह से इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसकी मृत्यु जो है 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। निर्माण क्या क्या कराया था, निर्माण से क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या निर्माण कराया था ये। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो था ये दिल्ली में इसका करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बार बार पूछता है, अजमेर में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अजमेर में है। और कुतुब मीनार जो है दिल्ली में शुरू करवाया था, मगर उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो और आगे कई लोगों ने इसको बनवाया है बढ़ा बढ़ा के। ठीक है, इल्तुतमिश जो था थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की। तो ये कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी लाहौर रखा था, ये भी नोट कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी को लाहौर में स्टेब्लिश किया था। लाहौर, लाहौर राजधानी थी इसकी। तो इल्तुतमिश 1211 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करता है। और ये कुतुब मीनार जो है पूरा करवाता है, जिसने शुरू करवाया था इसको पूरा करवाता है। ठीक है, और 40 गुलाम सरदारों के संगठन से तुर्कान चालगानी का गठन करता है। ठीक है, 40 ऐसे इसके जो मजबूत मजबूत जो सरदार थे उनको एकजुट करता है और तुर्कान ए चाहलगानी स्टार्ट करता है। मैंने एक टेस्ट करवा रहा था, उस टेस्ट में मैंने गलत बता दिया था कि बलबन ने इसको बनाया था। ठीक है, मगर वो बलबन नहीं था, मैंने उसमें कमेंट में उसको कहा भी था कि बलबन नहीं था, इल्तुतमिश था। चालगानी का निर्माण इसने किया था और बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन का तुर्कान चाहलगानी की स्थापना की। ठीक है, इसने चांदी टंका या चांदी का तथा जीतल तांबे नामक सिक्का चलवाया। किसने? तो इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रथा व्यवस्था की शुरुआत की किसने? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा बार बार पूछता है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत भारत में किसने की? तो इल्तुतमिश ने की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में इसने की। और मोहम्मद गोरी जो था, ये जो है जहाँ से लोग आए थे उस क्षेत्र में इक्ता प्रथा चलती थी। तो ये जो है ऊपर हमारे जो देश के ऊपर का जो क्षेत्र है अफगानिस्तान और मिडिल जो रूस के नीचे वाले जो क्षेत्र हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, उस तरह का क्षेत्र, उस क्षेत्रों का था इक्ता प्रथा वगैरह। ठीक है, तो वहीं से ये लोग लिए थे। तो इसने चलवाया था इक्ता प्रथा, इक्ता व्यवस्था चालू करवाई थी। ठीक है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद में रजिया बनती है, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। तो इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी बनी है और दिल्ली सल्तनत की बनने वाली एकमात्र महिला थी, दिल्ली में सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। ठीक है, और जो है इसने अल्तुनिया से विवाह किया था, अल्तुनिया से विवाह किया और अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। ठीक, तो ये पूरा मामला था। उसके बाद इसको ये अच्छा नहीं लगता था लोगों को, जैसे तुर्कान चालगानी और जितने भी लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि रजिया जो है कोई एक औरत राज्य कर रही है पूरा दिल्ली पे। तो ये सब इन लोगों को बुरी लगती थी, तो उन्होंने षड्यंत्र रच के रजिया को मरवा दिए। और फिर उसके बाद में बलबन जाके शासक बना।
ठीक है। तो बलबन जो है वास्तविक जो नाम इसका बहाउद्दीन था बलबन का। तो ये जो बना बलबन, तो बलबन ने क्या किया, रक्त एंड लॉ की नीति का पालन इसने किया। ठीक है। ठीक है। तो अगला है जिसमें जिले इलाही की उपाधि धारण की, जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा कि हम भी नियामत ए खुदाई हैं, और जिले इलाही की उपाधि धारण की बलबन ने, याद रखिएगा। तो और क्या क्या किया इसने, तो इसने ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को लागू किया, और नौरोज त्यौहार मनाना शुरू किया इसने। तो ये जो है त्यौहार था किसका, नौरोज त्यौहार किसका था, तो पारसियों का त्यौहार था नौरोज, इसको इसने मनाना शुरू किया, और लौह एंड रक्त की नीति का पालन किया, और तुर्काने चालगानी को इसने समाप्त कर दिया। तो लौह एंड रक्त की नीति का मतलब था कि जो इसके विरोधी हैं, जो इसके दुश्मन है, उसका खून बहाने की नीति अपनाया इसने। ठीक है। इसी ने राजत्व का दैवी सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, राजत्व का दैवी सिद्धांत, राजत्व का दैवी सिद्धांत इसी ने दिया। ठीक है। इसी के समय में जो हुआ था मेवाती विद्रोह हुआ था, मेवाती विद्रोह याद रखिए, मेवाती विद्रोह इसी के समय हुआ। ठीक है। और इसने मंगोलों के आक्रमण से इसने सुरक्षा किया दिल्ली की। तो इसने क्या किया था, मंगोलों के आक्रमण सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर में दीपालपुर में किला बनवाया, और सैन्य टुकड़ी जो है स्टेब्लिश किया वहां पे। ठीक है। तो पूछता है कि जो इसका मंगोलों का आक्रमण हुआ था, सबसे पहले किसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था वो इल्तुतमिश के समय हुआ था, इल्तुतमिश के समय हुआ था, इसी के समय हुआ था, याद रखिएगा, मंगोल आक्रमण। ठीक है। तो मंगोल आक्रमण इसी के समय हुआ था। तो इसमें चंगेज खां जो था उसमें आक्रमण किया था, मगर इसने अपनी कूटनीति से बचा लिया उसको। किसको बचा लिया, तो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। और इसने जो था, जो इसकी एकता प्रथा थी, एकता प्रथा किसको दी जाती थी, तो एकता प्रथा जो सैनिक तथा गैर सैनिक दोनों को दिया जाता था। ठीक हो। और उसको सैनिक तथा गैर सैनिक को एकता प्रथा दी जाती थी, नगद की जगह पे भूमि को वहां पे दान दिया जाता था। इक्तेदार का जो कार्य था, कार्य क्या था इनका, तो राजस्व की वसूली करना, सेना रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और व्यापार को प्रोत्साहन करना इक्तेदारों की इक्तेदारों का कार्य था। ठीक है। तो इतना सब थोड़ा समझिएगा। और इसके दरबार में मिनहाज उल सिराज इनके दरबार में रहते थे, जो तबकात ए नासरी लिखे थे, इतिहासकार थे ये, इसी दरबार में रहते थे इल्तुतमिश के। ठीक है। ठीक है। तो अब बलबन को देखते हैं। बलबन में इतना समझ लेगा, राजत्व का दैवी सिद्धांत बलबन ने प्रतिपादित किया, मेवाती विद्रोह हुआ था, मंगोलों के आक्रमण से बचाया था इसने। ठीक है। और दरबार पर नियंत्रण करने के लिए इसने सिजदा प्रथा और पाबोस प्रथा इसको चालू किया। ठीक है। दीवाने चालगानी को इसने हटा दिया, तो सेंट्रलाइज किया अपने शक्ति को ये। ठीक है। अपने शक्ति को सेंट्रलाइज करके गुप्तचर व्यवस्था भी इसने चालू की, और सेना विभाग के लिए इसने चालू किया था क्या, तो दीवान ए आरिज इसी ने चालू किया था। तो ये पूरा था इन लोगों के बारे में, क्योंकि यही सब घुमा फिरा के पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और इसमें थोड़ा सा एक आध दो तीन चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, कि वो आता है सिया और सुन्नी वाला जो मैटर चलता है, कि सिया और सुन्नी कौन कौन है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, सिया सुन्नी का मामला। तो पैगंबर हुए, पैगंबर के जो अनुयायी थे सुन्नी मान लो हुए, तो सुन्नी ये कहते थे कि पैगंबर का अगर कोई भी अनुयायी हो जो पैगंबर को फॉलो किया है, ठीक है, वो बन सकता है क्या, तो वो खलीफा बन सकता है। और सिया वाले जाते थे, जो सिया थे, वो कहते थे कि नहीं, केवल जो पैगंबर का जो रिश्तेदार वही जो है खलीफा बन सकता है। ठीक है। तो दोनों में यही फर्क है कि ये फॉलोअर को जाते थे कि जो उनका अनुयायी हो वो भी खलीफा बन सकता है, सुन्नी कहते थे, और सिया कहते थे कि नहीं, उनका कोई रिश्तेदार है, उनका कोई खून खून का रिश्ता वाला कोई है, या तो कोई रिश्तेदार है, वही बन सकता है इसमें खलीफा। ठीक है। तो ये दोनों में बस फर्क था। और खलीफा था क्या, खलीफा खलीफा किसे कहते थे, तो खलीफा जो था, तो ये प्रतिनिधि है, मतलब खलीफा मीन्स की प्रतिनिधि है, जो खुदा का प्रतिनिधित्व करता है धरती पर, खुदा का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको खलीफा कहते हैं। ठीक है। वह जो क्या खलीफा क्या करता है पृथ्वी पर, वह सुव्यवस्था, सुशासन और न्याय का समान वितरण करता है। वो हर चीज करता है, सुशासन लाना चाहता है, वो सुव्यवस्थित करना चाहता है, पूरे जो लोग हैं उनमें सुशासन का प्रवाह करना चाहता है, न्याय बांटता है, वो समानता का सिद्धांत और प्रतिस्थापित करता है समाज में। तो खलीफा वही होता है। ठीक है। धरती पर खुदा का प्रतिनिधि होता है। यदि खलीफा अल्लाह का हुक्म नहीं मानता है तो लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, ये अधिकार था। ठीक है। एक बात और आती है
कि जो कुछ लोग सुल्तान हुए, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुए, और मुगल, जब मुगल आए तो मुगल बादशाह बने। तो सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क है? सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क है, ये इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो सुल्तान था, खलीफा इसको मान्यता देता था। खलीफा जिसको मान्यता देता था वो सुल्तान कहलाता था। जो खलीफा के अंदर शासन करता था उसको सुल्तान कहते थे। ठीक है, खलीफा के नीचे था सुल्तान। खलीफा है, खलीफा के नीचे सुल्तान था। ठीक। बादशाह क्या था? तो बादशाह खलीफा से स्वतंत्र स्वतंत्र था। खलीफा का कोई मामला नहीं था इनके में। खलीफा से स्वतंत्र होकर जो राज करता था उसको बादशाह कहते थे। ठीक है। तो बाबर ने मिर्जा त्याग का बादशाह घोषित कर लिया, तो उसने जो है, बाबर अपने आप को सबसे पहले बादशाह घोषित किया था। तो जो खलीफा से फ्री हो गया वो बादशाह कहते थे उसको, और जो खलीफा के अंदर था उसको सुल्तान कहते थे। तो ये छोटी सी बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें तो समझ में आएगा ना, पैगंबर के जो फॉलोअर्स अगर जो खलीफा बनना चाहते थे तो उनको सुन्नी कहते हैं, और सिया वो हैं जो चाहते थे कि उनके रिश्तेदार ही, उनके उनसे जुड़े हुए लोग जो उनके खून और रिश्ते में आते हैं, वही लोग जो क्या बने, तो खलीफा बने। तो ये मामला था पूरा। ठीक है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब जो हो गया, खिलजी वंश आएगा। ठीक है। अब जो आया खिलजी वंश। ये खिलजी वंश आया। ठीक है। तो खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक उन्हीं को हमको देखना है, सबको नहीं देखना है। तो सबसे पहले था कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है। तो क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। तो क्यूमर्स जो अंतिम शासक था गुलाम वंश का, उसका इसने हत्या कर दी और उसने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है। फिर उसके बाद में मलिक छज्जू ने इसी समय विद्रोह किया था। मलिक छज्जू ने इस समय विद्रोह किया। और अगला था 1296 में इसके भतीजा अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। और ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था 1990 से 96 में 6 साल रहा है, उसके बाद ये खत्म हो गया। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में सब जानते हैं, बहुत महान था ये। महान मतलब कि बहुत बड़ा विजेता था, महान नहीं कह सकते, विजेता था। और इसके बाद सिहाबुद्दीन उमर आता है। सिहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी आया। कुतुबुद्दीन मुबारक मोहम्मद मुबारक मुबारक मोहम्मद शाह खिलजी, ये आया। फिर उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, 1320 में। तो पूरा मामला इतने में समझ जाता है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच राजा बस बने। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण खिलजी को पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो 1296 में खिलजी ने इसको मार दिया और खुद ही राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी, ठीक है, या द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहता था ये, सिकंदर सानी। ठीक है। प्रथम आक्रमण इसने गुजरात के विरुद्ध किया और यहीं से ये काफूर को जीता। मलिक काफूर को जीता, जो साउथ का विजय करके खिलजी को देता है सारा। ठीक है। प्रारंभ कार्य किया क्या इसने? तो इसने भूमि की पैमाइश करके लगान को वसूला और इसके लिए दीवाने मुक्तराज नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने मुक्तराज हर एग्जाम में पूछा है, सभी एग्जाम में पूछ चुका है इसको। दीवाने मुक्तराज किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति भी लागू किया। घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने प्रारंभ किया। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो ये सब कार्य कार्य किया। ये तो ये क्या क्या था कि उपजाऊ भूमि के आधार पर ये क्या करता था कि टैक्स लगाता था, राजस्व वसूलता था। ठीक है। सेना में सुधार किया इसने। सेना को नगदी भी देने लगा, नगदी में उनको देता था पैसा, वेतन उनका नगदी में देता था। ठीक है। और इसीलिए उसने बाजार को नियंत्रित किया, कि मूल्य नियंत्रण किया, कि अगर बाजार में अगर दिक्कत होगी तो हमारे सेना बहुत ज़्यादा रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इसी के समय 8 बार लगभग मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो और ये पूरा, अब द्वितीय सिकंदर था, पूरा दुनिया जीतना चाहता था। तो ये भाई अब सेना रखेगा तभी तो जीतेगा। तो सेना को बड़ा बड़ा रखा था। तो इसलिए इसने बाजार पर नियंत्रण मूल्य स्थापित किया, ताकि जो है हमारे सैनिक नाराज ना हो जाए, कि उनको जो मैं पैसा दे रहा हूँ उनको कम ना हो जाए। ज़्यादा अगर महंगाई हो जाएगी तो उनका पैसा कम हो जाएगा तो विद्रोह कर देंगे। या इन सब चीज़ों को उसने समझ के तो बाजार पे बहुत तगड़ा नियंत्रण किया था वो। अब बाजार के लोग थोड़ा सा भी बाजार का नियम का पालन नहीं करते थे, उसके उसके जो कहे के अनुसार बाजार नहीं चलाते थे, तो उसमें मृत्यु दंड की सजा दे देता था। बहुत खतरनाक आदमी था ये। ठीक है। तो ये पूरा इसका था। अब कौन कौन विजय की? तो विजय पूछता है। सबसे पहले गुजरात जीता था ये। गुजरात के विजय उसने 1298 से लेके
99 में इसने गुजरात को जीत लिया। फिर उसके बाद में ये जीता दूसरा रणथंभौर को 1301 में जीता, रणथंभौर को 1301 में जीता। फिर मेवाड़ या चित्तौड़ को 1303 में जीता। ठीक है, इसी इसी के पैरेलली वो साउथ में भी जा रहा है। ठीक है, साउथ में भी लड़ रहा है। तो साउथ में 1303 में किसको जीता? तो 1303 में इसका जो ये था मलिक काफूर इधर लड़ रहा है, या ये जो अलाउद्दीन खिलजी इधर गुजरात को देख रहा है। तो गुजरात इधर है, इस साइड दिल्ली से, और नीचे जो जाएगा तो साउथ है। तो नीचे उसका अपने अपने सेनापति को भेजा था जिसका नाम था मलिक काफूर, उसको भेजा था। फिर जो अपने खुद इधर लड़ रहा था गुजरात रणथंभौर। तो रणथंभौर की कहानी सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे पद्मावत की कहानी जो है रणथंभौर राणा रतन सिंह वाली, तो वही मेवाड़ वाला रणथंभौर, चित्तौड़ है, रणथंभौर नहीं है, मेवाड़ और चित्तौड़ है वो, रतन सिंह वाला। ठीक, 1303 में यहाँ लड़ रहा है। देवगिरी में 1307 में लड़ रहा है। समझ रहे हैं बात को? दक्षिण अभियान किया ये। तो सबसे पहले देवगिरी पे गया, देवगिरी के यादव वंश से उनको मारा। फिर तेलंगाना गया, बारंगल में काकतीय वंश पे हथौड़ा मारा। फिर से पांडे में गया, फिर दोबारा देवगिरी को जीता ये। ठीक है, तो समझ लीजिए इस तरह से। तो 1309-10 में उधर लड़ रहा है, फिर 1309-10 में इधर भी लड़ रहा है। तो दोनों तरफ ये देख रहा है। फिर मालवा में देखिए, पहला गुजरात है, दूसरा रणथंभौर, तीसरा मेवाड़, चौथा मालवा, फिर जालौर का लड़देव थे वहाँ पे। देवगिरी में 2 बार एक रामचंद्र देव और फिर शंकर देव। वारंगल में प्रताप रुद्र सेकेंड। द्वार समुद्र, इसको द्वार समुद्र को देवगिरी भी कहते थे, सॉरी देवगिरी कहते थे, होयसल कहते थे, होयसल होयसल कहते थे द्वार समुद्र को। वीर बल्लाल जो यहाँ का राजा था। फिर उसके बाद पांडे मदुरै को जीता इसने, वीर पांडे वहाँ पे था। ठीक है, तो मंगोलों ने 8 बार आक्रमण किया था इसके समय में। ठीक है, तो मालवा में मालवा का जो था, ये महालक देव जो था, महालक देव था, उसे भी अपने अधीन कर लिया। और मारवाड़ जो परमार वंश के शासक थे, 1308 में शीतल देवी ने कड़ी टक्कर दिया, शीतल देव ने कड़ी टक्कर दिया इसको, मगर वो भी हार गया। फिर जालौर 1311 में जालौर पे विजय किया, 1311 में इसको जीत लिया। मालवा को 1305 में जीता। देवगिरी को लिख देता हूँ, देवगिरी को 1307 में, वारंगल को 1309 में। ठीक है, द्वार समुद्र को 1313 में शायद द्वार समुद्र को जीता था, 1313 में। फिर से मदुरा को 1314 में शायद किया था। फिर दोबारा से 1313 में दोबारा देवगिरी को जीता। ठीक, तो ये पूरा मामला इसने किया था, याद रखिएगा। और मलिक काफूर को ये काफ़ी मानता था और उसको पूरा मुश्किल है था। अगर आप अलाउद्दीन मूवी देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कितना संगीन मामला था इन दोनों के बीच। तो बाजार, कभी कभी पूछता बाजार अधिकारी कौन थे? तो बाजार अधिकारी, बाजार का जो अधिकारी था दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत, दीवान ए रिसालत। ठीक, दीवाने रिसालत क्या था? ये बाजार का अधिकारी था। ठीक है, और सराय और ए अदल जो था वो कपड़ा बाजार था, सराय ए अदल कपड़ा बाजार था। शाहना जो था गुप्तचर थे, शाहना इसके गुप्तचर थे, गुप्तचर लगाया था। देखो कोई गुप्तचर थे शाहना, ये लगाया था कि बता, डायरेक्ट ये लोग इसको रिपोर्ट करते थे और ये बताते थे कि कौन जो है बाजार का पालन नहीं कर रहा है, बाजार के नियम का, तो उसको ये जाके तुरंत सजा देता था। ठीक है, सैन्य सुधार में भी इसने बहुत कुछ किया था। आर्थिक सुधार में तो जो बताए हैं कि गृह कर और दोआब कर, ये सारा काम किया था। तो अब ये क्रैश कोर्स है तो इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं सकते हैं, और जो पूछ रहा है, जो पूछता है उसको सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, कोई पूछे कि पीडीएस प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो पीडीएस प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ये जब अकाल पड़ता था तब लोगों को अनाज बांटता था, ये जो अनाज ये भंडार करके रखता था, फिर उसको बांटता था उसको। ठीक है, तो इसने अच्छे अच्छे काम किए थे, तो याद रखिएगा इसको। और इसने घरई गृह कर लगाया था, घरई मतलब होता था गृह कर, तो गृह कर भी इसने लगाया था। दीवाने मुस्तराज तो जाने के, दीवाने मुस्तराज शुरू किया था। सराय ए अदल पूछता है तो सराय ए अदल कपड़ा का था, कपड़ा बाजार था। तो जहाँ सराय समझ लियो, सराय इनायत मतलब कि सराय मतलब बाजार होता है। ठीक है, बाकी सब लोग देख लीजिए। तो मेन जो लिखा है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक आध जो एक्स्ट्रा था तो उसको हमने बता दिया आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला जो है तुगलक वंश है। अब इसका अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी वंश का, तो नासिर खुसरो शाह था। तो इसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इसकी इसने उदारता की नीति अपनाई, बहुत कठोर नीति नहीं अपनाई। और तुगलक वंश का संस्थापक बना गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण इसने करवाया और नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो इंपॉर्टेंट है ये।
गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जामों में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला आता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पढ़ा लिखा था, मुसलमानों में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था, और सबसे अधिक नीतियां इसी की फेल हो गई। तो वास्तविक नाम इसका उलूग खां था, या जूना जूना खां या जौना खां इसको कहते थे। तो इसी के याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, जौना खां के। ठीक है, जौना खां की याद में। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? दोआब कर में वृद्धि। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रमुख कार्य था, इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, तो क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया था? तो सबसे पहले इसने किया था कि पर दोआब कर में वृद्धि किया था। सबसे पहले दोआब कर में वृद्धि 1325 में किया ये। ठीक है। दूसरा, राजधानी दिल्ली को दौलताबाद इसने स्थानांतरित किया 1327 में। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया। तीसरा था कि सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया था 1330 में, टोकन करेंसी जिसको कहते हैं। चौथा था खुरासान अभियान किया इसने। तो खुरासान अभियान जो था ये था 1338 में, और कराची अभियान था 1339 में। ठीक है, तो 1 2 3 5 ये था, पांचों का क्रोनोलॉजी पूछता है, मैंने क्रोनोलॉजी लिख दिया है, आप अपने अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो तांबे के सिक्के का इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, तो चांदी के सिक्के का समान, तांबी और तांबा और चांदी के सिक्के को, सोने के सिक्कों को सबको सामान बना दिया, कहा कि सब सामान बना दिया। तांबे का सिक्का चलाया, इसे सोना तथा चांदी के सामान सिक्के को जो है, तांबा का सिक्का है, उसको भी कहा कि ये बराबर किसके है? तो सोना और चांदी के सिक्के के, सबको बराबर बराबर बना दिया। कोई कुछ लेके आइए, आपको एक ही तरह से मिलेगा। तो आदमी घर भी पीट पीट के सांकेतिक मुद्रा बनाने लगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई इसके साम्राज्य की। ठीक है, तो ये विद्रोह था इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीवाने आमिर को ही इसने स्थापित किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। दीवाने आमिर कोही की स्थापना किसने की थी, पूछता है आपसे, तो आप बताइएगा किसने की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी इसकी। तो किस लिए था? ये कृषि विभाग था, ये कृषि विभाग था ये। तो कृषि विभाग की स्थापना इसने की थी। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली में काजी नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता इसी के समकालीन था, मोहम्मद बिन तुगलक के। 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया, और यात्रा का जो ग्रंथ है उसने रहेला लिखा है, रहेला ग्रंथ लिखा। इसका वास्तविक नाम जो बता दिया आपको, जौना खां था। तो ये पूरा इसका कार्य किया, जो मेन कार्य था, तो इसने यही किया था। अगला है फिरोज शाह तुगलक है, तो इसी का चचेरा भाई था, एमबेटी का चचेरा भाई था ये। तो इस्लामिक कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर इसने खराज, खुम्स, जजिया और जक़ात लगाया। ठीक है, इसने जो था क्रूर कानून थे, 26 या 25 27 क्रूर कानून थे, क्रूर कानून कहते थे, तो क्रूर कानून को नष्ट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। कानून नहीं थे, टैक्स थे। 27 या 29 प्रकार के टैक्स थे, इनको बंद करके इसने 4 प्रकार के कर लगाया। ये बार पूछता है, तो 4 प्रकार के कर कौन कौन सा था? 27 या 29 है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 29 शायद है, 27 है। खरास है, खुम्स है, जजिया है, जक़ात है। तो 23 या 24 थे, 24 प्रकार करते थे, 23 प्रकार या 24 प्रकार थे, 27 नहीं था या 29 भी नहीं था। ये जो कर था वो 24 या 23 या 24 प्रकार का कर था। उनको हटा के इसने 4 प्रकार का खराज, खुम्स, जक़ात और जजिया, इन चारों को लगाया। इन चारों के बारे में हमने बताया आपको कि जो खराज है वो भू राजस्व है, खुम्स है ये जो है उल्टा है, 1/5 भाग स्टेट देता था, और जो सैनिक को एक, ये लूटा हुआ धन था, खुम्स जो था लूटा हुआ धन था। जीत जीत में किसी राज्य को जीता था, उसका जो धन मिलता था, तो उसको वो अलग कर था, वो अलग था खुम्स। जजिया क्या था? तो जजिया गैर मुसलमानों से दिया जाने वाला कर था, इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। जो जक़ात था वो इस्लाम के लिए था, इस्लामिक लोग इसको टैक्स देते थे जक़ात को। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाया, 23 और 24 करों को समाप्त करके 4 कर लगाया। ठीक है, सिंचाई के लिए हर ए सर्व, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो हर ए सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना। तो हर ए सर्व क्या था? तो सिंचाई कर था, सिंचाई कर था ये। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण जो है, अब जो अभी देखते हैं पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक लोक निर्माण विभाग की इसने स्थापना की। ठीक है, और इसके द्वारा बसाए गए नगर में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद हैं। ठीक है, तो इतना इसने जो है शहरों को बसाया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शहर को भी पूछता कि ये शहर किसने बसाया, तो यही बसाया, देख लीजिए इतना। और इसने क्या क्या किया था? तो इसने दीवाने खैरात, दार उल सफ़ा, दीवाने बंदगान की स्थापना की। दीवाने खैरात जो था
इसमें जो था फ्री में खाना पीना मिलता था। दारुल सफाई अस्पताल खोला था, अस्पताल गरीबों के लिए। दीवाने बंदगान में ये जो दासों का विभाग था, दास का विभाग था। ठीक है। ससगनी ससगनी नामक सिक्का चलाया, पूछता ससगनी नामक सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, और ये जो है इस्लामी कानून को तोड़ा था, ये बनाया था। 23-24 कानूनों को तोड़ के चार कर लगा दिया था। 23-24 करों को तोड़ के 4 कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और ससनामी नामक सिक्का भी इसने चलाया था। तो ये पूरा जो था इसका काम था। ये याद रखिएगा, हक ए सर्व। ठीक है। और दीवाने खैरात, दीवान दारुल सफ़ा, दीवाने बंदगान की स्थापना इसी ने की थी। ठीक। तो ये पूरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में था। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद क्या किया? तो तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सबर जौनपुर का स्वतंत्र राज्य इसने बनाया था। मलिक सरवर जो था वो जौनपुर से को स्वतंत्र शासक बना लिया। तो पूछता है कि किसके शासनकाल में जो है जौनपुर स्वतंत्र राज्य बन गया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय बन गया। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूरों का आक्रमण कब हुआ था? तो ये भी पूछता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जब दिल्ली की सत्ता जब कमजोर हुई नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय, तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर ने आक्रमण किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है। अगला आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खान था। ठीक है। खिज्र खान ने तैमूर लंग का सेनापति था। तो इसने आक्रमण किया और इसको हटा दिया, नसीरुद्दीन मोहम्मद को हटा दिया, और जो है सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान जो है तैमूर लंग का सेनापति था। तो तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, और इस वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक। तो सैयद वंश ने कुछ ज़्यादा किया नहीं था, इसलिए उसकी ज़्यादा बात होती नहीं है। अब आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। लोधी वंश में क्या क्या हुआ? तो इससे का लोधी वंश के समय में बहलोल नामक सिक्का चलाया। तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी में ये शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक था। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। तो जौनपुर जो बनाया था मलिक सरवर, तो उसके जौनपुर को इसने फिर से दिल्ली में मिला लिया। याद रखिए, जौनपुर को दिल्ली में किसने मिलाया पूछता है, तो बहलोल लोधी ने मिलाया था, इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या कौन आया? तो सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिकंदर लोधी क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर लोधी के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए, कई बार पूछा है एग्जामों में सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी, तो इसने क्या किया? 1504 में आगरा शहर बनवाया। तो पूछता है कभी कभी कि आगरा का निर्माण किसने किया? आगरा का निर्माण जो है, आगरा शहर किसने बनाया? तो आगरा सिकंदर लोधी ने आगरा को बनाया भी, अपनी राजधानी भी बनाया इसको। तो फर्स्ट राजधानी आगरा को किसने बनाया था? सिकंदर लोधी। तब जाके अकबर बनाए थे। अगला, भूमि पैमाइश के लिए इसने गज सिकंदरी का प्रचलन किया। तो गज सिकंदरी का यूज अकबर भी करते थे, इसका बनाया हुआ। ठीक। उसके बाद इस यह जो है ये कविताएं भी लिखता था। तो गुलरुखी नाम से ये कविता लिखता था सिकंदर लोधी। बहुत बड़ा लेखक था ये। इसके काल में आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद हुआ, जिसे गज ए सिकंदरी नाम कहते हैं। ठीक है। तो गज ए सिकंदरी नाम से जो है, गज सिकंदरी नापने भूमि पैमाइश का ये क्या था, ये तरीका था। तो गज सिकंदरी नाम से आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी हुआ। ठीक है। मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई इसी समय मान विद्या के ग्रंथ का। ठीक है। तो ये जो था सिकंदर लोधी के बारे में देख लीजिए, कई कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहली बात, आगरा शहर किसने बनवाया? आगरा को अपनी राजधानी किसने बनवाया? भूमि पैमाइश ने गज सिकंदरी किसने चलाया? गुलरूपी किसने लिखी? आयुर्वेद ग्रंथ का गज सिकंदरी नाम से अनुवाद किसने किया, किसके समय में हुआ था? लज्जत सिकंदरी शाह की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में। तो सब सिकंदर लोधी। अब आता है इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और 1517 से 1526 में ये बना। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में, और इब्राहिम लोधी की हार हुई इसमें। ठीक है। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया। अब जो है, अब दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई यहाँ से। ठीक है। याद रखिएगा, ये सब पूरा मामला है। तो कभी कभी सब पूछते रहता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको। अब तुगलक वंश के शासकों को भी पूछता है, लोधी वंश के शासकों को भी कभी कभी मिलान करा देता है।
तो तुगलक वंश के शासक को हम एक बार लिख देते हैं कि तुगलक वंश में कौन कौन शासक आए थे, जो मेन मेन थे शासक, उसको हमने लिख दिया है और उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो क्रोनोलॉजी पूछता है तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने पढ़ लिया है, पहला यही है। दूसरे पे एमबीटी है, सही है। तीसरे फिरोज शाह तुगलक है, एफएसटी है, सही है। चौथे पे कौन है? चौथा है गयासुद्दीन तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है। पांचवा है अबू बकर शाह, अबू बकर। ठीक है। पांचवा। छठवां है मोहम्मद शाह। सातवां है अलाउद्दीन सिकंदर, अलाउद्दीन सिकंदर। नसरुद्दीन महमूद शाह। आठवां है नसरुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है। नौवां है नुसरत शाह, नुसरत शाह। तो लिख लीजिए इसको, नुसरत शाह। तो इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा, इस पूछता है क्या में, तब हम लिखवा रहे हैं इसको। ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद जो था इसका अंतिम शासक बना, उसको नुसरत शाह भी कहते, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को। उसके बाद नुसरत शाह भी बना था, मगर नुसरत शाह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। 1394 से 98 के बीच ये बना था। ठीक है। तो इसको नुसरत शाह भी कहते थे सर, नुसरत शाह। ठीक। तो पूरा ये हो गया। ठीक है। अगला है, अब हम देखते ही तो पूरा देख लिए हैं। अब देखते सल्तनत कालीन के प्रमुख जो अधिकारी थे उनका, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन सा विभाग था। तो वजीर था, तो वित्त विभाग का प्रमुख था। आरिज ए मुमालिक, तो सैन्य विभाग का प्रमुख था। दीवान इंसा या दीवान रसालत, तो शाही पत्राचार विभाग का प्रधान अधिकारी था। दीवान रसालत विदेशी विभाग का अध्यक्ष था, मिलान कराता है मैं जो बोल रहा हूँ। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी था। काजी उल कुजात, न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। वकील ए हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार संबंधी जो है प्रमुख अधिकारी था। सर ए जहांदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। मौस्तौफी ए मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक था। और मुशरिफ ए मुमालिक जो था महालेखाकार था। तो ये पूरा मामला था इनका। ठीक है। अब प्रशासनिक विभाग थे, उसके संस्थापक कौन कौन थे, तो ये महा महत्वपूर्ण है, महा महत्वपूर्ण। ठीक है। तो नायब ए ममालिक या प्रशासन का संचालक था, तो इसको बहराम शाह ने चालू किया था। तो नायब ए ममालिक प्रशासन संचालक जो था बहराम शाह। दीवान अर्ज सैन्य विभाग का बलबन ने चालू किया, दीवान अर्ज याद रखिएगा। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुख्तराज जो था, मुख्तराज जो था कृषि बकाया राजस्व वसूली का, दीवान मुख्तराज जो था बकाया कृषि राजस्व था। तो बकाया राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुख्तराज को बनाया था। दीवान ए आमिर कोई विभाग कृषि विभाग, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवान बंदगान दासों को देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात दान विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक था। दारुल सफा चिकित्सा विभाग फिरोज शाह तुगलक था। तो इतना ही याद रखिए, अब इंपॉर्टेंट है, इसी में से घुमा फिरा के पूछेगा, पूछेगा भी तो। ठीक है। अब उसके शायद समय का स्थापत्य क्या था, तो निर्माण करता है और स्थान है, और स्थापत्य है फिर स्थान है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता सीधे इसे मिलान करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण करवाया दिल्ली में। मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में बनाया, मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में बनवाया इसने। बलबन ने बलबन का मकबरा दिल्ली में बनवाया। लाल महल का निर्माण दिल्ली में करवाया बलबन ने। अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा जो बनाया दिल्ली में, और 1000 सितून बनवाया दिल्ली में। तो दिल्ली में ही ढेर चीज़ बनवाए हैं लोग। ठीक है। तो 1000 सितून दिल्ली में इसी ने बनवाया। और फिर आता है जमात खाना, जमात खाना जो मस्जिद बनी है वो दिल्ली में ही बनी है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया, तो आदिलाबाद का किला जो बनाया दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक ने। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ बनवाया, तो दिल्ली में बनवाया। तो ये पूरा मामला था दिल्ली के, जो जितने सल्तनत थे जो जो बनवाए थे, ये है पूरा। अगला सल्तनत कालीन साहित्य, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा।
तो सल्तनत का साहित्य मतलब कि जो चार लोग वहाँ से उसके साथ आए थे मोहम्मद गोरी के साथ, उन चारों की किताबें भी होंगी। तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद अलबरूनी आया था। तारीख यामिनी उतबी ने लिखा है, ये भी उसके साथ आया था। ताज उल मसीर जो है हसन निजामी की है, इंपॉर्टेंट है। तबकात नासिरी मिनहाज उल सिराज, ये भी उनके साथ आया था। सियासतनामा सियासतनामा निजामुल मुल्क तूसी, फुतूह अल सलातानी मलिक इसामी, तारीज ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, फतवाए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी के दोनों याद रखिएगा, बहुत पूछता है। फतवा जहांगीरी जहादारी और फुतूह ए फिरोज शाही। अगला है खजाइन उल फुतूह नूर सिपेहर आसिका तुगलक नामा आमिर खुसरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है रहेला इब्न बतूता, लिखा है एमबीटी के समय था ये। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखा है। शाहनामा जो लिखा है फिरदौसी ने लिखा है। और चंदायन जो है दाऊद ने लिखा है, चंदायन दाऊद ने लिखा है, याद रखिएगा। अगला है मृगावती जो है कुतुवन ने लिखा है, मृगावती कुतुवन। जफरनामा किसने लिखा है? तो जफरनामा लिखा है मुल्ला यजदी लिखे हैं जफरनामा। तो ये जो है ना, ये जो है इसको किसी तरह से याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो जाए तो इसको ये बार बार लिख पढ़ के कैसे भी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार पूछता है भैया। किसी भी एग्जाम में एक आध बार इसका क्वेश्चन रह ही जाता है, इसलिए तो ज़्यादा नहीं पूछता। इसमें जियाउद्दीन बर्नी, आमिर खुसरो, इब्न बतूता, याहिद बिन अहमद सरहिंदी, और क्या है ये मिनहाज उल सिराज उतबी और हसन निजामी, इन तीन चार लोगों को घुमा फिरा के पूछता है। और इसी में जब दिल्ली सल्तनत और मुगलों का जब मिला देगा तो फिर समझ ही नहीं आएगा कौन क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये पूरा मामला हो गया इसका। अब अगला देखते हैं हम लोग, अब विजयनगर साम्राज्य को देख लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या है, तो इसकी स्थापना 1336 में किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था, संत विद्याधर के प्रभाव में। और ये जो एमबीटी के ये लोग, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के ये लोग क्या थे? अधीन ये लोग काम करते थे। उसके उसके समझ ले सेनापति थे, या फिर सेनापति नहीं थे, क्या थे लोग, तो उसी के मान लीजिए सामंत, एक समझ से मान लीजिए सामंत ही थे लोग, उसी के अंडर में काम करते थे लोग। वर्तमान में हम्पी में ये अवस्थित है। और कुल 4 राजवंश इसमें भी, एक संगम वंश हुआ, फिर सालू हुआ, तुलु हुआ और अरविड़ु हुआ। ठीक है, तो ये 4 वंश हुए इसमें। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर शासक कौन कौन है इनको देख लेते हैं हम लोग। तो विजयनगर शासक में देखते हैं सबसे पहले। तो विजयनगर शासक संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी में। हरिहर बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का सेकेंड, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष, कितने बने? फिर सालू वंश में कौन कौन बने? 1485 से लेके 1505 में नरसिम्ह सालू नरसा नायक। ठीक है, 2 लोग इसमें बने। तुलु वंश वीर नरसिंह ने इसकी वो किया, स्थापना किया। और कृष्ण देवराय इसके मुख्य थे। फिर अच्युत देवराय बने, फिर वेंकट वन बने, फिर सदाशिव राय बने। तो सदाशिव राय ने तो पूरा नाश कर दिया था। इन्हीं के समय में राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ, और इसमें 3 मुस्लिम शासकों ने मिलकर सदाशिव राय को हरा दिया। फिर अरविड़ु वंश की स्थापना 1570 से 1647 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, तिरुमल, श्रीरंगवन, वेंकट सेकंड, श्रीरंग दो, रामदेव, वेंकट थर्ड, श्रीरंग थर्ड, ये लोग जो है ना बड़ी जो मुख्य जो थे ये लोग बने। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो देवराय 1 है, देवराय 2 है, कृष्ण देवराय है, अच्युत देवराय है, ये लोग जैसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो चलिए सबके बारे में जो है इंपॉर्टेंट को सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख घटनाएं क्या की हुई हैं इसको समझते हैं। तो हजारा स्वामी मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देवराय ने करवाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही, पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारा स्वामी मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण देवराय ने बनाया था। अपनी माँ की याद में नागलपुर नामक नगर की स्थापना किस देवराय ने की? तो अपनी मम्मी की याद में, माँ की याद में इसने बनवाया था। माँ के नाम पे ही नागलपुर नामक कृष्ण देवराय ने शहर बनाया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो हरिहर प्रथम था।
कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। तो मदुरा विजयन नामक जो ग्रंथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जामों में, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या आ गया, इधर का देख लेते हैं, यहाँ वाला देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मदुरा विजय का पहला शासक इस कौन था, तो ये था फिर से पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और कुमार कंपन की मदुरा विजय। ठीक है, अगला है वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। तो ये भी महत्वपूर्ण है, वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम द्वारा धारण की गई। सोनार की बेटी, सोनार की बेटी का युद्ध देवराय वन और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। सोनार की बेटी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देवराय प्रथम के बीच और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। ठीक है, गजबेटकर पदवी देवराय द्वितीय की थी। गजबेटकर इंपॉर्टेंट है ये भी। गजबेटकर उपाधि किसकी थी, तो देवराय द्वितीय की थी। देवराय द्वितीय को इम्मडी देवराय भी कहते थे, इम्मडी देवराय द्वितीय को कहते थे, इम्मडी देवराय भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज और यमन राज स्थापनाचार्य जो है की उपाधि धारण की। तो क्या की कृष्णदेवराय ने, तो आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की, और इसने 2 किताबें लिखी थी, आमुक्त माल्यद और जाम्बवती कल्याणम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ हर एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है, इसको किसी तरीके से आप नोट करिए, याद करिए, इससे बढ़िया आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको एक ही जगह सारा पॉइंट मिल जाए। देवराय के बारे में जितना ही पढ़ेंगे उतना ही कम है। देवराय द्वितीय, इम्बिड देवराय, कृष्ण देवराय, आंध्र भोज और यमन राज स्थानाचार्य, आमुक्त माल्यद और जम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है, तो कृष्ण देवराय हैं। ठीक है, अगर ये देखते हैं कृष्ण देवराय ने क्या क्या बनवाया था, तो हजारा रामास्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देवराय ने करवाया था। नागलपुर का नाम जो है अपनी मम्मी के नाम पे इन्होंने रखवाया था। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध में, राक्षस तंगड़ी हम कह रहे थे, सॉरी उसके लिए, ये तालीकोटा का युद्ध था। तो तालीकोटा का युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ये संघ बना के विजयनगर को पराजित कर दिए। अच्छा, राक्षस तंगड़ी इसी का नाम था भाई, सही था, सही था। तो तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध का नाम जाना जाता है। तो राक्षस तंगड़ी ये जो युद्ध था इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध कहिए है, तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहिए, तो बन्नी का युद्ध कहिए, बन्नी हट्टी का युद्ध कहिए। इसी में हार हो गई किसकी, तो विजयनगर की पराजित हुआ इसी में। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो राम राय कर रहा था, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था, और इसी में हार गया, राम राय हार गया। ठीक है, अगला है कि विजयनगर भू साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को 98 करे थे, 98 अठावने अठावने क्या था, तो भू राजस्व विभाग था, भू राजस्व को शिष्ट कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक इकाइयाँ पूछता है, तो सबसे पहले वड़नाडु था, कोट्टम कहिए तो वड़नाडु का जो जिला था, जिला जो परगना में विभाजित था, जिसे नाडु कहते थे। नाडु में 50 गांव का समूह था जिसे मेला ग्राम कहते थे। तो एक नाडु में कई मेला ग्राम थे, मतलब 50 गांवों का समूह था। उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसको उर कहते थे। उर ग्राम प्रशासन की छोटी सबसे इकाई थी। ठीक है, तो जिला नाडु में, नाडु मेला ग्राम में, मेला ग्राम उर में बटा हुआ था। ये पूरा मामला था। अगला जो आ रहा है भयंकर इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है ये, इसको कहीं भी किसी तरह से नोट करिए, महा इंपॉर्टेंट है। तो निकोलस कांटी इटली का था, देवराय प्रथम के शासन में आया था। निकितन रूस का था, देवराय प्रथम के शासन में। अब्दुल रजाक फारस से आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में। डुवार्ट बारबोसा पुर्तगाली था, देवराय द्वितीय के बाद कृष्ण देवराय के समय आया था। डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के समय आया था। फर्नांडिस नूनीज जो था पुर्तगाल से आया था, अच्युत देवराय के समय आया था। सीडर फ्रेडरिक इटली से आया था, सदाशिव राय के समय आया था। विदेशी यात्री को याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार एग्जामों में, तो इसको याद रखिएगा। अगला है बहमनी साम्राज्य के बारे में है, कि बहमनी साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है इधर देखते हैं, विजयनगर हो गया, विजयनगर तो बहमनी साम्राज्य है। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ठीक है, 1347 में हुई थी। और 1336 में किसकी हुई थी, तो विजयनगर की हुई थी, संगम वंश की, जो अरियल बुक्का ने किया था। तो उसके 10 साल बाद लगभग बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो क्यों हुई है, कैसे हो रही है, क्योंकि जो एमबीटी है उसकी स्थिति खराब हो गई है, और जो आने वाले शासक हैं वो भी
बहुत ज़्यादा उस तरह के नहीं है। तो FST आता है, उसके पहले ही इन्होंने अपना तोड़ के बहमनी साम्राज्य बना लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो पहला हम देखें संस्थापक कौन है, सबसे पहले अंतिम शासक कैसे देख लें। संस्थापक है हसन गंगू, इसको जफर खां भी कहते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहते हैं इसको, तो इसीलिए बहमन के नाम पे इसका नाम बहमनी साम्राज्य पड़ा है। ठीक है, इसने अपने राज्य को 4 तरफों में या प्रांतों में, तरफों को प्रांत कहते थे, तरफों, इसको प्रांत कहा जाता था। तो 4 प्रांतों में विभाजित किया था। कौन था? गुलबर्गा था, दौलताबाद था, बरार था, बीदर था। ठीक है, तो पूछता है, याद रखिएगा कि जो गंगू हसन था या हसन गंगू था, उसने अपने प्रांतों को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन था? तो गुलबर्गा था, दौलताबाद था, बरार था, बीदर था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो अंतिम शासक था वो कलीम उल्लाह था, कलीम उल्लाह। ठीक है, कलीम उल्लाह इसका अंतिम शासक था। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। तो कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। बहमनी राज्य जब टूटा, तो जब कलीम उल्लाह की मृत्यु हुई तो बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र उसमें टूट गया। तो कौन कौन सा था? यहाँ से देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है। तो 5 राज्य कहाँ से पूछता है कि बहमनी साम्राज्य टूटने से कितने राज्य बने? 5 राज्य, उनका नाम बताइए। तो बीदर बना सबसे पहले। ठीक है, बीदर 1489 में बना। यूसुफ आदिल शाह इसको बनाया था। तो ये संस्थापक पूछता है, तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का है, इसको आदिल शाही भी कहते हैं इसके वंश को। ठीक है, गोलकुंडा बना 1518 ईस्वी में, इसको कुतुब शाही कहते हैं, या कुतुब शाह ने इसको बनाया था, कुतुब शाही इसके वंश का नाम था। अहमदनगर बना था 1490 में। ठीक है, तो इसको मलिक अहमद ने बनाया था, और निजाम शाही इसको कहते थे। अहमदाबाद, अहमदनगर के निजाम जो कहते हैं हम लोग, निजाम शाही जो है यही है। बीदर के 1527 में बना था बीदर, तो अमीर अली बीदर ने इसकी स्थापना की थी, बीदर शाही इसको कहा जाता है। बरार जो है 1490 में बना, फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इसको बनाया, इमाद शाही कहते हैं। तो बरार में इमाद शाही थी। ठीक है, इसी तरीके से पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का जब विघटन हुआ, दिल्ली सल्तनत का जब विघटन हुआ तो कौन कौन से राज्य बने थे? तो दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद राज्य इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो जौनपुर बना था, जौनपुर अलग बना, मालवा फिर अलग होगा, मालवा अलग हुआ दिल्ली सल्तनत से। फिर कश्मीर बना। ठीक है, कश्मीर बना। फिर उसके बाद में है राजपूताना वाले जो एरिया था, राजपूत राजपूत उभरे। गुजरात बना, उड़ीसा। ठीक है, बहमनी, जो बहमनी टूट के बना है। फिर उसके बाद विजयनगर। ठीक है, तो ये जो दिल्ली के विघटन के बाद इतने जो बने थे, तो इसको भी याद रखिएगा। जिस तरह ये बहमनी वाला आया तो याद आया मुझे कि नहीं, इसको भी बता देते हैं। ठीक है, तो जौनपुर, मालवा, कश्मीर, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा, बहमनी और विजयनगर बना था। अब बहमनी जब टूटा तो ये 5 बने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आदिल शाही वंश के बारे में देख लेते हैं, जो बीजापुर में था। तो आदिल शाही जो बीजापुर में था। ठीक है, बीजापुर में। बहमनी का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है, तो बहमनी का भी 1 मिनट देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो देखते हैं। तो एक बात है कि बहमनी साम्राज्य में एक शासक था, उसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम था। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम था। तो इसके समय क्या हुआ था? इसके समय जो था, बारूद का प्रयोग इसी के समय हुआ था। बारूद, बारूद का प्रयोग जो हुआ था भारत में, भारतीय महाद्वीप में, बारूद का सर्वप्रथम मोहम्मद शाह, बहमनी और विजयनगर की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो उसी में प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बारूद का प्रयोग हुआ था मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। और एक इसका शासक था सियाबुद्दीन अहमद वन, सिहाबुद्दीन अहमद वन। इसको, इसकी उदारता के कारण इसको अहमद शाह बली या संत कहते थे इसको। तो अहमद शाह संत भी कहते थे इसको, अहमद शाह संत कहते थे इसको, क्योंकि उदार था बहुत ज़्यादा। इसकी उदारता के कारण जो है इसको कहते थे। इसी के समय में हजरत गेसु दराज, हजरत गेसु दराज, हजरत गेसु दराज जो थे, दराज एक लेखक थे, एक संत थे, दक्षिण भारत के संत थे। और जो है इससे इसका घनिष्ठ संबंध था, इस सियाबुद्दीन का घनिष्ठ संबंध से था, घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, तो ये पूरा था। अब ये हो गया। अब हम लोग आदिल शाही शासन को देख लेते हैं। ठीक है, आदिल शाही में क्या मामला चल रहा था, तो आदिल शाहियों को देखते हैं। तो इसमें है कि इब्राहिम आदिल शाह दूती को गरीबों की सहायता के कारण अबला बाबा कहा जाता था। तो अबला बाबा, अबलाल बाबा, तो अबला बाबा कौन था? तो इब्राहिम आदिल शाह दूती को गरीबों की सहायता के लिए अबला बाबा कहा जाता था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु भी इसको कहा जाता था। तो जगत गुरु भी कहा जाता था इसको, जगत गुरु। ये कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह दूती है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। ठीक है,
याद रखिएगा इसको। तो ये वाला मामला जो है थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है आप, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और जो जो बीजापुर आदिल शाही वंश देख रहे हैं ना हम लोग, तो यूसुफ आदिल शाह जो इसकी स्थापना किया था, ये याद रखिएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीता संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इब्राहिम आदिल द्वितीय ने किताब नौरस की रचना किसने की थी। किताब नौरस पूछता है, याद है, इंपॉर्टेंट है ये। तो किताब नौरस की रचना कितने की थी, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय गरीबों की सहायता के लिए ये अबला बाबा जगत गुरु, इंपॉर्टेंट पूछता तब लिख रहा हूं बार बार, किताब नौरस, इस तीन चीज को याद रखिएगा, इतना किया था इसने। और फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की। तो तारीख फरिश्ता इब्राहिम आदिल शाह के, जो इसी के संरक्षण में बुक लिखी थी। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर से गोल गुंबद का निर्माण, बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था। पूछता है गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोल गुंबद इंपॉर्टेंट है काफी, इसको याद रखिएगा। गोल गुंबद की रचना किसने करवाई थी, तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाई थी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें, अगला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें जो था आदिल शाही वंश में तो सारा इंपॉर्टेंट है। पहला ये पूरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये भी, ये 3-4 क्वेश्चन का यहीं पे पूरा संग्रह है, इसको तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप PYQ अगर किसी भी जैसे PCS का, UPSC का और RO का लगाए होंगे तो आपको इसका अंदाजा पता होगा। ठीक है, अब अगला है आदिल शाही हो गया। तो जो जो पूछता है तो आदिल शाही ज़्यादा आपको लग रहा है पूछता है, तो इसीलिए ज़्यादा उसी के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम भक्ति आंदोलन को देख लेते हैं एक बार। तो दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। भले से उत्तर भारत में ज़्यादा पूजा पाठ होता है, दक्षिण भारत में इससे ज़्यादा होता है, मगर दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नायनार संतों ने किया था। ठीक है, अलवार जो है ये विष्णु के भक्त थे और नायनार शिव के भक्त थे। ठीक है, महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी, और वैष्णव भक्ति यहाँ बारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। तो कभी पूछे कि बारकरी और धारकरी क्या है, किसका संप्रदाय है, तो वैष्णव भक्ति का ही एक संप्रदाय है। तो बारकरी जो संप्रदाय में विट्ठल या विठोवा कृष्ण का एक रूप है की पूजा होती है, की जाती है, जबकि घारकरी संप्रदाय में राम की पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग मामला चल रहा है, ये देखिए। तो घरकरी में राम की पूजा होती है, सॉरी, घरकरी में राम की पूजा होती है। क्या हो रहा है यार, घरकरी में ये राम की पूजा होती है, और इस वाले में किसकी होती है, तो कृष्ण की पूजा होती है। और बिठोवा एक इनका है, बारकरी बिठोवा नाम से इनका नाम है। ठीक है, बारकरी संप्रदाय में विठल या बिठोवा कृष्ण जी का एक रूप है, उसकी पूजा होती है। तो इस इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब संत हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं, कई बार पूछा है इसको। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद अद्वैतवाद है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद किसका है, तो रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य बहुत ज़्यादा फेमस है, शंकराचार्य भी बहुत ज़्यादा फेमस है। माधवाचार्य का है द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद। ठीक है, निम्बकाचार्य का क्या है, तो द्वैताद्वैत है। और वल्लभाचार्य का क्या है, तो शुद्धा द्वैतावाद है। ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको, ये पूरा मामला है इसमें। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में, ये वाला थोड़ा सा याद रख लीजिए इसको। ठीक, अगला है सूफी मत, देख लेते हैं सूफी मत में क्या है। तो सूफी मत क्या है, तो ये बासरा, मतलब इस्लामिक कानूनों का पालन करते थे, तो उनको बासरा कहते थे। अब बेसुरा समझ लीजिए, तो बेसरा जो होते थे, बेशरम होते थे मान लीजिए, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस्लाम कानून का मानते नहीं थे, तो बेसरा, बेशरम से याद रखिएगा, बेसरा जो है, बेसरा मतलब कि उस तरह के लोग। तो ये जो है, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो बेसरा जो इस्लामिक कानूनों का में बंधे नहीं होते थे, उसमें उसको बेसरा कहते थे। वो कलंदर जिसको कहते हैं, और फिरदौसी, इसमें दो थे। तो बेसरा में दो दो बेसरा की दो शाखा है। ठीक है, बेसरा की दो शाखा है, कलंदर और फिरदौसी। और बासरा जो है, जो इस्लामिक कानूनों का पालन करते थे, चिश्ती है, सुहरावर्दी है, फिरदौसी है, और कादरी है, और नक्शबंदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो देखिए, ये दोनों में है,
तो इसी में कोई टूटा होगा ना, टूट के बने होंगे दो लोग, या तो इसमें से टूटा होगा या तो इसमें से टूटा होगा। तो एक कोई जैसे ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय बाद में चल के टूट गया, उसी तरह से टूट के कोई उसमें चला गया होगा, ये बात होगी। ठीक है, तो सिलसिला देख लेते हैं कौन कौन से सिलसिले जो है आए थे, कौन उसका स्थापन करता था। चिश्ती का जो स्थापक करता था भारत में, बता रहा है भारत में जो संस्थापक था कौन था, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके थे, तो सूफी सिलसिले के थे। सुहरावर्दी, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, मुख्यतः इनको शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी भी कहते थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी के हैं। ठीक, कादरी, कादरी के अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी, तो ख्वाजा बाकी बिल्लाल बिल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। मुख्यतः इनको ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद भी कहते थे इनको। जो फिरदौसी हैं तो उनको शेख जलालुद्दीन सुरखे कहते थे फिरदौसी के। और सत्तारी एक था, तो अब्बासी सत्तारी थे, अब्दुल्ला सत्तारी इसके स्थापक करता था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिलसिले जो हैं सूफी सिलसिले भारत में थे। तो उनके जो स्थापन करता थे उनके बारे में समझ लिया। तो इसमें जो है नक्शबंदी का कभी कभी पूछ लेता है, और चिश्ती का शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को सभी लोग जानते हैं, सुहरावर्दी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी के, कादरी के अब्दुल कादिर जिलानी। तो थोड़ा सा इसको देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला शिवाजी के बारे में। ठीक है, मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य 1665 ईस्वी में पुरंदर की क्या शुरू हो गया। शुरू करते हैं कहाँ से पहले, तो शिवाजी, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी जी थे। तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका 1627 में सुवर्नेर दुर्ग में। सुवर्नेर दुर्ग में इनका हुआ था। इनकी माता पिता जीजाबाई और शाहजी भोसले थे। ठीक है, और इनके गुरु जी थे दादाजी कोंडवेद। दादाजी कोंडवेद जो इनके गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु इनके समर्थ रामदास थे। तो इंपॉर्टेंट ये पूछता है इनको, रामदास को पूछता है। तो आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के कौन थे, तो रामदास थे, समर्थ रामदास। ठीक है, राज्याभिषेक इनका कब हुआ है, तो जून 1674 तथा सितंबर 1674 में हुआ था। किस उसमें हुआ था, किस किले में किया था इन्होंने, तो रायगढ़ का किला था, रायगढ़ का किला पूछता है। रायगढ़ किले में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। तो याद रखिएगा रायगढ़ का किला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा रायगढ़ का किला। और अगला है पुत्र इनके थे संभाजी थे और राजा राम थे। दो लोग थे इनके, संभाजी और राजा राम। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई 12 अप्रैल 1680 में। ठीक है, तो 27 में जन्म हुए थे, 1680 में ही मर गए, तो लगभग 52 साल जिए थे। ठीक है, और 1659 ईस्वी में अफजल खां द्वारा अब्दुल्ला भारती की हत्या की, अफजल खां द्वारा की हत्या की। तो अफजल खां 1659 में अफजल खां की हत्या हुई। ठीक है, और अगला है इसमें कि 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया किसने, शिवाजी ने। 1664 में सूरत की पहली लूट की इन्होंने, और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, तो पुरंदर की संधि जो थी इसमें बहुत भयानक संधि थी इसमें। तो इसमें क्या हुआ था, किले जो थे मुगल को 13 किले और 12 किले शिवाजी रखे। मुगलों को 13 किले दे दिया, 13 किले दे दिए, और 12 किले शिवाजी के पास बचे। ठीक है, बीजापुर का जो अभियान अगर करेंगे तो उसमें शिवाजी हेल्प करेंगे किसका, तो औरंगजेब का। ठीक है, और जो शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको औरंगजेब के पास इनको 5000 मनसबदार देकर प्रदान किया गया उनको, उनको चले गए, उसके अंडर में रहने लगे। ठीक है, तो ये सब मामला था पूरा। तो पुरंदर की संधि 1665 में, पुरंदर की संधि पूछता है तो 1665 में, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला शिवाजी के जो आधुनिक प्रशासनिक इकाई थी, तो स्वराज्य छत्रपति महाल सरह सरह हवलदार, तर्फ हवलदार, मौजा, कारकुन, ग्राम व गांव या ग्राम, तो पाटिल या पटेल थे। नहीं कहते पाटिल, सुनते मुंबई में पुलिस यार पाटिल, तो वही वाला पाटिल है, वो गांव का प्रधान था उस समय। ठीक है, तो ये पूरा मामला है इसमें। और शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था इसमें, तो उत्तराधिकारी इसका एक तरह से रामराज था, एक तो संभाजी थे 1680 से 1689। ठीक है, फिर रामराज हुए 1689 से 1700 ईस्वी तक। फिर ताराबाई हुई 1700 से 1707 तक। फिर साहू जी हुए 1700 से 1707 से 1749 तक।
फिर राजा राम द्वितीय हुए 1749 से 1777 तक। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा उनका क्रम चला था। ठीक, तो ये क्रम भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो इनके मंत्री शिवाजी के अष्ट प्रधान में कौन कौन थे? तो पेशवा थे प्रधानमंत्री, अमात्य थे जो मजूमदार जिनको कहते थे, वित्त मंत्री थे। बकिया नवीस पूछता है, तो बकिया नवीस दैनिक कार्यवाही को देखता था ये। सचिव को प्रचार विभाग दिया गया था, पत्राचार विभाग। सुमंत या दबीर, ये पूछा है कई बार, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। सर ए नौबत पूछा है, सर ए नौबत क्या था? सर ए नौबत सैन्य मंत्री था। पंडित राव जो था धर्माधिकारी था, और न्यायाधीश को न्याय प्रमुख कहते थे। तो ये अष्ट प्रधान थे उनके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मराठा सरदारों का प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो प्रभाव इनका था ग्वालियर के सिंधिया पे, ठीक है, पूना के पेशवा पे, बड़ौदा के गायकवाड़ों पे, नागपुर के भोसले पे, और इंदौर के होलकर पे थे। इनका था 1 2 3 4 5 5 जो राज्य था उन पे इनका अधिकार था, जो कि इनके सरदार मराठा के सरदारों के अंडर में लोग रहते थे। बाद में अंग्रेजों ने एक एक लोगों से अलग अलग संधि करके सबको बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब जैसे छत्रपति थे, छत्रपति का जब धीरे धीरे शक्ति कम होने लगी तो उनके पेशवा लोग जो थे, अब वो उनका वर्चस्व आया था। तब सबसे बड़े पहले पेशवा कौन बने थे? सबसे पहले पेशवा कौन बने थे बताइए? तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो थे, इनको पेशवा बनाया गया, बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 में थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तब इनके पुत्र बने बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक रहे। इनका इतना ज़्यादा वर्चस्व आप देखे होंगे बाजीराव मस्तानी मूवी, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कितना मतलब भयानक की लड़ाई की, कितना ये चीज़ों को जीते। और बहुत हिम्मत वाले आदमी थे ये। बालाजी बाजीराव तो 1740 से 1761 के बीच में। फिर माधवा राव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773, और रघुनाथ राव 1773 से 1774, और माधव नारायण जो थे 1774 से 1796, और बाजीराव द्वितीय जो थे 1796 से 1818 में। उसके बाद में 1818 में तो बाजीराव को ये पूरा ये पेशवा का ये सब काम ही खत्म हो गया अब। ठीक है, तो इनका भी क्रम पूछता है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव प्रथम होंगे, बीच में इनको स्किप कर देगा बालाजी बाजीराव को, फिर माधव राव दे देगा, फिर रघुनाथ राव दे देगा। तो इस तरह से पूछता है कि कौन कब था। तो इसको देखिए डेट वाइज पूरा लिखा हुआ है, आप इसको अगर जूम कर लेता हूँ तो इसको याद कर लीजिएगा किसी तरीके से। ठीक है, तो इसका भी क्रोनोलॉजी पूछता है, तो क्रोनोलॉजी को एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या था आंग्ल मराठा युद्ध? तो आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उसमें प्रथम जो हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में, और तृतीय 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ये 1818 वाला जब हुआ तो पूरा मुगल करे मराठा का पूरा काम ही खत्म हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डेट से पता चलेगा कि किस वाले में और प्रथम आंग्ल मराठा में क्या क्या हुआ था। तो 1775 से 1782, तो पुरंदर की संधि तो बहुत पहले हो गई थी, औरंगजेब के साथ हुई थी। तो मुगल सेनापति जय सिंह तथा शिवाजी के साथ ये हुई। संगोल की संधि 1750, तो संगोल की संधि बालाजी बाजीराव तथा रामराव के बीच हुई थी। बालाजी बाजीराव के बीच तथा रामराव द्वितीय के बीच। अब देखिए इधर ऊपर ये दोनों अपने में कर रहे हैं संधि सब। ये बालाजी बाजीराव और राजा राम। तो राजा राम किस में है? राजा राम ये द्वितीय यहाँ पे है 1777 की ईस्वी में। आज देखिए ये वाला एक राजा राम ये है, तो राजा राम द्वितीय से हुई थी। इसमें देखिए 1779 से 1749 से 1777, देखिए 1750 में हुई थी ये। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव और रामराज द्वितीय के बीच ये संधि हुई। फिर उसका सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि देखिए यहाँ से हो रही है। तो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो रघुनाथ राव कौन है इसमें? तो ये है रघुनाथ राव, ये वाला। ठीक है, तो रघुनाथ राव और तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। पुरंदर की संधि द्वितीय बार हुई। द्वितीय संधि कब हुई? 1776 में। पेशवा माधव राव, देखिए माधव राव कहाँ है? तो ये माधव राव है यहाँ पे। तो माधव राव और माधव राव नारायण, तो ये है माधव राव नारायण, इसके बीच हुई माधव राव नारायण, ये वाला माधव राव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच हुई। तो ये अब कर रहा है संधि। ठीक है, अब देखिए पुरंदर की संधि हो गई। सूरत, इसको याद रखना, डेट वाइज पूछता है। पुरंदर सबसे पहले हुआ, फिर संगोल की संधि हुई, फिर सूरत की संधि हुई, फिर पुरंदर की द्वितीय संधि हुई। उसके बाद जो है
बड़गांव की संधि, तो बड़गांव की संधि कब हुई? देखिए प्रथम वाले में ही बड़गांव की संधि हो रही है। पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच फिर से हुई। फिर सलवाई की संधि होती है, सलवाई की संधि इंपॉर्टेंट है। पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच, तो माधव नारायण तीन तीन संधि कर रहा है। एक यहाँ संधि के एक दो, एक यहाँ पे संधि के तीन संधि लगातार कर चुका है। ठीक है। फिर अगला है बसीन की संधि हुई 1802 में। तो बसीन की संधि बाजीराव दूती के साथ हो रही है। ये बाजीराव दूती है। बर्बादी के कगार पे धीरे धीरे आ रहे हैं सभी। अब देवगांव की संधि हुई 1803 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में। तो अब भोसले में आ गए सभी। तो ये लोग थे जो चार पांच राज्य थे भोसले वाले, ये प्रभाव क्षेत्र था। तो भोसले कहाँ के थे? नागपुर के भोसले थे, तो उनके बीच हुई देवगांव की संधि। ठीक है। फिर सुरजी अर्जन अर्जन गांव की संधि हुई सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। फिर राजापुर घाट की संधि हुई होलकर और अंग्रेजों के बीच। फिर पूना की संधि हुई बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। फिर ग्वालियर की संधि हुई दौलत राव और अंग्रेजों के बीच। फिर मंदसौर की संधि हुई मल्हार राव और होलकर होलकर से और अंग्रेजों के बीच हुई। तो 1818 में जब संधि हुई है, ये पूना की संधि से ही काम खत्म हो गया बाजीराव द्वितीय का। फिर उसके बाद में 1818 में सब नाश हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने मराठा पे पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है। ये संधियों को पूछता है, तो संधियों को भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। संधि को यहाँ पे बार बार देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ याद रहेगा। तो पुरंदर सबसे पहले, संगोल, सूरत, पुरंदर, फिर द्वितीय बड़गांव, सालबाई, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, राजापुर घाट की संधि, पूना की फिर से संधि हुई। तो पूना की पहली संधि थी, यही है। ठीक है। पूना की संधि हुई, फिर ग्वालियर की हुई, फिर मंदसौर की हुई। उसके बाद में पूरा ही मराठा खत्म। ठीक है। अब सिख संप्रदाय को थोड़ा देख लेते हैं। सिख संप्रदाय को, तो सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे। अब 10 गुरुओं को पहले समझना है। सबसे पहले कहाँ शुरू हो रहा है ये? तो सबसे पहले 1469 से 1539 में शुरू हो रहा है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, गुरु नानक देव। ठीक। इसके बाद जो थे द्वितीय बने गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसको कौन थे? तो गुरु अंगद थे। 1539 में 1552 के बीच में। ठीक है। तो 39 के बाद ये अंगद जी बने। तो ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसे पूछता है तो पूरा दे तो दिया है बढ़िया से, तो उसको आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगला है गुरु अमरदास। तो इनका क्रोनोलॉजी इस तरह से पूछता है कौन पहले आया था। तो गुरु अमरदास आएंगे, फिर गुरु रामदास आएंगे। तो गुरु रामदास ने क्या किया था? तो अमृत एवं संतोष सर तालाब का निर्माण करा था। जो अमृतसर में तालाब आप देखते हैं और कभी गए होंगे या तो फिर वीडियो अगर हम देखे होंगे, तो तालाब का निर्माण और अमृतसर का निर्माण जो है गुरु रामदास करवाए थे। ठीक है। रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव आए। तो अर्जुन देव ने क्या किया? 1581 से 1606 के बीच में। ठीक है। तो इस समय अभी अकबर का मामला चल रहा था, शायद अकबर का ही था। ठीक है। अकबर का कार्यकाल था, अकबर खत्म होने वाला है 1600 के आसपास। ठीक है। तो अभी अकबर चला 1605 तक अकबर रहेगा। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो रहा है इस समय। जो आज अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। फिर उसके बाद गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला के पाँव वाले गुरु गोविंद ने। तो अब 1606 से 1644 में, तो यहाँ पे अब खत्म हो चुके हैं वो। अकबर खत्म हो गया है, अब उसका पुत्र जहांगीर आया है। ठीक है। जहांगीर का शासन हो रहा है। अब यहाँ पे अकाल तख्त का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? तो गिरी गुरु गोविंद कर रहे हैं अकाल तख्त का निर्माण। 1606 से 1644 ईस्वी तक रहे, लगभग कम से कम 38 साल तक ही रहे। फिर गुरु हर हर राय थे, गुरु हर राय। फिर से गुरु हरिकृष्ण। फिर गुरु तेग बहादुर थे। तो इनको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया था, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। अब फिर गुरु गोविंद सिंह थे, तो अंतिम गुरु थे ये। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा जो है देखते हैं आप, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो याद रखिएगा इनको। तो 1675 से 1708 ईस्वी में। तो ये इनका पूरा जो है उन लोगों का है। सिख संप्रदाय का मामला चल रहा है। फिर ठीक है। अब सिख संप्रदाय के बाद मुगल आएंगे। ठीक। तो सिख में इतना ही लगा, पूछेगा एक आध दो चीज़ और पूछेगा। तो सिख वाला जब हम PYQ कराएंगे ना, तो उसमें बढ़िया से करवा देंगे। ठीक है। तो PYQ के जल्दी सीरीज लॉन्च कर देंगे। लॉन्च क्या कर देंगे, रोज तो पढ़ाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, तो अपलोड कर दूंगा उसको। आप बस थोड़ा सा इसको देखा करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। बोलते बोलते दिन भर में कम से कम 8 घंटा 9 घंटा लगातार बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, तो मेरा भी कुछ भला होगा। अगला है बाबर। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। पिता इसके उमर शेख मिर्जा थे और माता इसकी कुतलुग निगाम खानम थी। ठीक है। तो ये तैमूर लंग का था। तैमूर लंग का ये क्या था? उसका पिता जो था तैमूर लंग का वंशज था। ठीक है। उसकी माता जो थी
तो ये थी मंगोल मंगोल का जो वो था चंगेज खां, चंगेज का था चंगेज खां, चंगेज खां की वंशज थी। तो दोनों का मिक्स था ये, दोनों मतलब कि थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा बहुत क्रूर थे, दोनों क्रूर का मिक्स था ये। तो इसका इनका पुत्र हुआ हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो तुबुके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है। तो ये बात है पूरा, बाबर का ये मामला था। तो अब बाबर आता है, तब देखिए अब युद्ध होता है। बाबर आया, तब एक पहले से एक चीज बताया था आपको कि एक बार हम कहीं पढ़ रहे थे, तो उसमें यही था कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर लेके घर चला गया। ठीक है। तो अब देखिए, पानी से पानीपत का युद्ध हो गया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हो रहा है। जो लोदी वंश था, दिल्ली वाला लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का, उसके बीच हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग बीच में साउथ इंडिया के जो पढ़ने लगे थे ना, मराठा रोठा जब पढ़ने लगे तो लग रहा है कि कितना दिन की बात है ये। तो ये जो बाबर, अब इब्राहिम लोदी बहुत दिन पहले आया था, ऐसा महसूस हो रहा है, मगर नहीं, वो इब्राहिम लोदी पैरेलल ही सब हो रहा था। 1526 में इब्राहिम लोदी जो था, उसके से बाबर का युद्ध हुआ। तो इब्राहिम लोदी जो था वो अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का। तो युद्ध हुआ, तो इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है। उसके बाद में खाना तो खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 27 में। एक साल बाद होता ही है, बस एक साल बाद हो रहा है। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर फिर से विजयी रहा। ठीक। उसके बाद हुआ चंदेरी का युद्ध, चादर वाला। तो चादर वाला चंदेरी है ये, चादर फिर चंदेरी। तो 1528 में हुआ, तो बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ, इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है। अब घर चला गया, चादर लेके घर चला गया, तो घर से घाघरा हो गया। तो 5 मई 1529 में, तो 26, 27, 28, 29। ठीक है। तो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। अब इसमें बाबर इसमें खुद भी फिर विजयी रहा। ठीक है। तो बाबर ऐसे विजयी रहा, फिर हुमायूं आया। ठीक है। तो 1508 में जन्म इसका काबुल में हुआ था। 1508 में काबुल में ही पैदा हुआ है हुमायूं। 1530 से 1556 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1530 में इसने आगरा में सिंहासन पर बैठा, तो आगरा में इसने यह सिंहासन में बैठा। तो इससे पहले आगरा का निर्माण किसने किया था? कमेंट करके बताइए, ऊपर ही बताया हूँ। आगरा का निर्माण किसने करवाया था? लोधी वंश का था। कौन सा था? इब्राहिम लोधी कौन था? जल्दी बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है। तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण पत्नी उसकी हाजी बेगम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, मिलान कराता है। तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, मिलान कराता है, याद रखिएगा। हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है। बाबर नामा किसने लिखा था? खुद बाबर ने ही लिखा था। तो हुमायूं की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की थी, जो उसकी बहन थी हुमायूं की। मृत्यु कब हुई इसकी? तो 1556 में मृत्यु हो गई। किसकी? तो हुमायूं की। तो जब 1526 में मृत्यु हुई, तो अकबर शासक बना। ठीक है। तो हुमायूं है। फिर युद्ध क्या हुआ? तो इसने युद्ध किया, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो बाबर का, हुमायूं का युद्ध है ये। तो 1532 में देखिए, यहाँ मामला देखिए, 29 तक तो वो लड़ा, उसका बाप लड़ा, हुमायूं का बाप बाबर लड़ा। फिर 29, 30, 31, 32, 3 साल बाद खुद से लड़ने लगा। तो देवरा का युद्ध हुआ हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के साथ हुआ। ठीक है। ये महमूद लोदी जो बाबर से लड़ा था, फिर इससे भी लड़ा एक बार, फिर अफगान और महमूद लोदी से हुआ। हुमायूं इसमें विजयी रहा, फिर से विजयी हुमायूं रहा। फिर चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। तो 32 के बाद 7 साल बाद फिर से हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। तो शेर शाह ऐसे विजयी हो गया। ठीक है। शेर शाह विजयी हुआ और ये भाग गया, इसको भगा दिया, इसको हुमायूं को। हुमायूं फिर काबुल की तरफ भाग गया। ठीक है। काबुल में भाग गया हुमायूं 1539 में। ठीक है। 1539 में भागा, फिर उधर ही कहीं भागा हुआ था, तभी 1556, नहीं, फिर आया ये, फिर आया कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ फिर से। हुमायूं और फिर से शेर शाह सूरी से लड़ा, फिर से वो शेर शाह को मार के भगा दिया। फिर भागा ये, मतलब इसमें पहले में भागा ना भागा, दूसरे में फिर भागा ये। फिर भाग गया ये, जब भागा ही, फिर जब भागा ही, तो अब उसी समय अकबर का जन्म हुआ रहा होगा 1500 कुछ ईस्वी में जन्म हुआ था, एग्जैक्ट याद नहीं है जन्म उसका। ठीक है। तो हमको लगा पहले वाले में ही भागा था, तो उसी में जन्म हो गया था उसका। तो फिर इससे सासुरी जीता है। तो मेन फोकस करिए यहाँ पे, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम दोनों सेम ही है, और सर हिंदी का युद्ध। तो 1532 है देवरा, 1539 है चौसा, 1540 है कन्नौज और 1555 है सरहिंदी। सरहिंदी में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। ठीक है। इससे शाह सूरी का लड़का था। शेर शाह सूरी तो मर गया था, कहाँ पे मरा था?
बताइए, बताइए। तो इसको गोला लग गया था, जो गोला दाग रहा था, कलिंजर का युद्ध हो रहा था, उसमें कलिंजर के युद्ध में गोला दाग रहा था खुदे, और गोला दीवार से लग के इसी में इधर इसी की तरफ आ गया, और गोला फट गया इसी के साथ, तोप का गोला, खुद ही मर गया। तो ये हुमायूं और उसके बीच में हुआ था सरेंदी का युद्ध, ठीक है। अब शेर शाह सूरी के बाद थोड़ा समझ लेते हैं। तो शेर शाह सूरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछता है। तो शेर शाह सूरी 1540 में से 1545, 5 साल तक ये गद्दी पर बैठा रहा, देखिए, 1540 से। तो इसमें जब दोबारा इसको मारा भागा, तब यहाँ जीत के ये दिल्ली पे बैठ गया। 1540 से 1545 के बीच रहा है ये। फिर 45 में मर गया ये, तो इसका बेटा जो है सिकंदर सूरी बना, जो कि 10 साल, 5 साल तक ये भी रहा, 10 साल तक रहा। 10वें साल में फिर से अटैक कर दिया हुमायूं ने, ठीक। तो दिल्ली पर बैठा, 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1545 में कलिंजर का युद्ध, कलिंजर का युद्ध बांदा में है कि कहाँ पे है, बांदा में शादी है। तो कलिंजर का किला जो है, तो कलिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया था, कबूलियत पट्टा प्रथा शुरू की थी। तो इंपॉर्टेंट है इसका थोड़ा सा, जब इसका पी वाई क्यू कराऊंगा तो जो बचा रहेगा उसको हम देख लेंगे, क्योंकि शेर शाह शुरू से पूछता है। अब कबूलियत और पट्टा के बारे में ज़्यादा पूछता है, तो ये कबूलियत दिया हुआ है। कबूलियत और पट्टा की शुरुआत इसी ने लाया था, शेर शाह सूरी ने, और काफ़ी रिफॉर्म किया था ये, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, परेशान मत होइए। अकबर है 1556 से 1605 में, तो जन्म इसका देखिए 1542 में हो रहा है। तो जब दूसरी बार भगाया उसको ये 1540 वाले में, फिर एक काबुल की तरफ उधर भाग के गए सब, तो किसी हिंदू राजा था उसी के दरबार में, शायद उसी के घर पे रह रहे थे सब, तो वहीं पे जन्म हुआ था इसका। अमरकोट के राजा के बीर साल के बीच ये दिखा तो है। तो अमरकोट के राजा बीर साल के महल में 1542 में वो जन्म लिया अकबर। और उसकी माता पिता हमीदा बानो और हुमायूं था। बचपन का नाम इसका जलाल था। संरक्षक इसका बैरम खां था, जो बैरम खां था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अकबर के समय में राजा अभिषेक इसका 1526 में कालानौर के किले में हो गया था। तो ये पूछता है किस किले में हुआ था, तो कालानौर का किला, ठीक है। मृत्यु इसकी कभी 1605 में मृत्यु हो गई। कब्र इसका सिकंदरा आगरा में है, सिकंदरा आगरा के निकट है, उसी में है, ठीक है। तो अकबर का ऐसा पूरा मामला था, ठीक है। तो अमरकोट के राजा बिरसाल के बीच हुआ ये सब मामला चला इसका, ठीक है। 1556 में इसने क्या किया, 1555 में जो हुमायूं लड़ रहा था सिकंदर सूर से, तो हुमायूं विजयी रहा, तो इसी में शायद इसकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ। तो 1556 में कलनौर में इसका तुरंत ही, जब जैसे हुमायूं मारा, तो इसका जो है वहीं पर राजा अभिषेक कर दिया गया, और बैरम खां के संरक्षण में शासन चलने लगा, ठीक है। और इसके बाद जो शासन चलता है 5-6 बरस बाद में फिर से पेटीकोट शासन आता है। तो पेटीकोट शासन के बारे में पूछता है, तो उसको क्वेश्चन जब आएगा तो उसको देखेंगे हम लोग। तो प्रमुख युद्ध जो अकबर ने लड़ा था, तो पहला पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर की विजयी रहा इसमें, तो हेमू हार गया इसमें। तो अंतिम जो हिंदू राजा था जो हार गया, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ 18 जून 1576 में। तो अकबर विजयी हुआ इसमें। तो पता नहीं हेमू, आगे देखते हैं अभी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध था अकबर हेमू, अकबर विजयी रहा, 1556 में हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो इसमें भी अकबर विजयी रहा, ठीक। इसके बाद हुआ, कहाँ गया, 2 हो गया। फिर मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, वो आसफ खान ने किया था, किसमें, तो ये पानीपत हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक। तो 2 युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर का प्रमुख कार्य देखिए डेट के साथ दिया गया है, तो इसको इसको भी क्रोनोलॉजी में पूछता है। तो दास प्रथा का अंत इसने 1562 में कर दिया था। 1562 से इसने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, ये पेटीकोट प्रथा को खत्म किया। पर पेटीकोट क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन को खत्म किया, उसके बाद हमको लग रहा है शुरू किया ये, ठीक है। 1556 में ही ये जिसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, और 56 के बाद 62 में ही ये शुरू कर दिया, दास प्रथा का अंत किया 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया 1563 में। जजिया कर की समाप्ति कर दिया 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित किया 1571 में। इबादत खाना का निर्माण किया 1575 में। इबादत खाने द्वारा सभी धर्मों को के लिए खोल दिया 1578 में। मजहर की घोषणा की 1579 में। इबादत खाना का बंद कर दिया 1582 में। और दीन इलाही की स्थापना की 1582 में, ठीक है। तो ये पूरा अकबर का कार्य था, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। कई बार एग्जाम में पूछता, क्रोनोलॉजी करता है, ये पूरा एक जगह लिखा हुआ क्रोनोलॉजी में, इसको प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं मानेंगे तो। अगला है अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। तो देखिए, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, फिर अकबर के भी दरबार में नवरत्न थे। तो पहला फैजी था, दूसरा तानसेन थे, तीसरा बीरबल थे, चौथा टोडरमल थे, पांचवें मान सिंह थे,
छठवां अब्दुल रहीम खाने खाना थे। सातवां फकीर अजीउद्दीन थे। आठवां मुल्ला दो प्याजा थे। ये तो लगता है सब्जी का नाम है भाई। मुल्ला दो प्याजा, भिंडी दो प्याजा, पनीर दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा जो थे 8वें 9वें नंबर पे अबुल फजल थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये लोग ये थे काफ़ी महान, ये तो नवरत्न थे। ठीक है, अभियान क्या किया था? अभियान बहुत किया था इसने। तो सबसे पहला अभियान इसने मालवा को जीत के किया। तो ये जो था थोड़ा कूटनीति आदमी था। पहली बात, ये जल्दी अटैक नहीं करता था, अटैक करता था, जीतता था, फिर शादी ब्याह करके उनसे भाईचारा वाला रिलेशन बना लेता था, रिश्तेदार बन जाता था तुरंत, शादी ब्याह बहुत तेज करता था। तो मालवा 1561 में बाज बहादुर शासक था उस समय। फिर चुनार 1561 में अफगान शासक था। आमेर 1562 में भारमल थे। मेवाड़, तो ये भारमल वाले मामला जो था ये शायद इसी के यहाँ जोधाबाई थी ना। मेड़ता 1562, जयमल। गोंडवाना का 1564 में रानी दुर्गावती और वीर नारायण। तो रानी दुर्गावती के बारे में पूछता है, तो कहाँ की थी? गोंडवाना की थी। इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं के बारे में जब पूछा तो रानी दुर्गावती का नाम आता है। अकबर से लड़ी थी रानी दुर्गावती। गोंडवाना की रानी थी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे, गोंडवाना वाला। मेवाड़ में 2 बार, 1568 में, 1576 में उदय सिंह थे, फिर महाराणा प्रताप थे। रणथंभौर 1569 में सुरजन राय हाड़ा थे। और कलिंजर जो है 1569 में रामचंद्र थे। जैसलमेर में 1570 में रावल हर राय थे। मारवाड़ 1570 में राव चंद्रशेखर थे, रावचंद्र सेन थे। बीकानेर 1570 में राय कल्याणमल थे। जोधपुर 1570 में चंद्रसेन थे। तो ये पूरा याद नहीं होगा, मगर 1-2 बार इसको जब देखेंगे थोड़ा सा मामला समझ में आएगा। तो गुजरात विजय पे 1572 में क्या बनाया था? गुजरात विजय मुजफ्फर खां तृतीय को हराया था। तो क्या बनाया था ये? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था इसने? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, 1572 में जीता था। बिहार एवं बंगाल का विजय 1574 में किया, दाऊद खां को हरा के। काबुल का विजय किया 1581 में, मिर्जा हकीम को हराया। कश्मीर में 1586 में यूसुफ खां वहाँ के राजा थे। ठीक है, तो ये पूरा मामला इसने किया। फिर उसके बाद में उड़ीसा को जीता। देखिए कितना जीता है ये। उड़ीसा जीता 1592 में निसार खां। सिंध जीता 1591 में जानी बेग। बलूचिस्तान जीता 1559 में अफगान शासक। कांधार 1595 में मुजफ्फर हुसैन। खानदेश 1591 में अली खां। 1600 में चांद बीबी अहमदनगर। असीरगढ़ का किला इसने भी जीता 1601 ईस्वी में मीर बहादुर के साथ। अब देखिए कितना भयंकर युद्ध लड़ाई, कितना जीता। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 25 26 राज्य जीता है। बहुत युद्ध लड़ा भाई साहब ये। अगला जहांगीर। जहांगीर उसके पता मृत्यु के बाद 1605 में मृत्यु हो गई अकबर की। फिर बेटा इसका जहांगीर बना। तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। माता पिता इसका हरखा बाई और अकबर थे। पत्नी थी इसकी मनबाई, जगतो गोसाई, मेहरू त्रिसा, जो नूर जान जिसको कहता था। तो मेहरू त्रिसा जो थी विधवा थी, कहीं पता नहीं कहाँ की विधवा थी ये, मगर विधवा थी, काबुल की थी, कहाँ की थी, विधवा थी ये। नूर जहाँ इसका नाम रखा। पुत्र इसका खुसरो हुआ, परवेज हुआ, सहर राय हुआ और जहांदार हुआ। तो खुसरो ने इसका इसी के साथ विद्रोह कर दिया था। आत्मकथा से तुजू के जहांगीरी थी। मकबरा इसका सहरदा में है, शाहदरा में है। शाहदरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शाहदरा इसका इन लोगों का मकबरा भी पूछता है, याद रखिएगा, मकबरा भी इसका पूछता है। दिल्ली में मकबरा किसका था? तो बाबर का था कि हुमायूं का? मकबरा देखिए कहाँ है। कब्र सिकंदरा आगरा के निकट है अकबर की। ठीक है, अकबर की सिकंदरा में है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। बाबर का कहाँ है? बाबर का नहीं दिया, बाबर के साथ लाहौर में है, कहीं बाहर ही है बाबर का। तो ठीक है, बाबर का भी देख लेंगे हम लोग, उसको भी किसी वीडियो में या तो किसी क्वेश्चन में कवर कर लूंगा मैं, परेशान मत होइए। सबका ये पूछता है, मुरान कराता है किसका मकबरा कहाँ है। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में तो इसका मकबरा जो है शाहदरा में है। दरबार में आने वाले जो विदेशी हैं उसमें हॉकिंग्स है, सर थॉमस रो है और फ्रांसिस्को पेलसार्ट है। 3 लोग आए थे, हॉकिंग्स, दूसरा थॉमस रो, तीसरा है फ्रांसिस्को पेलमार्ट। तो याद रखिएगा, इसको भी पूछता है कौन कौन आए थे, इंपॉर्टेंट है ये वाला मामला, इसको याद रखिएगा। अगला है 2 अस्पा और सी अस्पा जो है, अस्पा प्रथा चलाई थी इसे किसमें? तो मनसबदारी में।
मनसबदारी में इसने दो अस्पा और सी अस्पा जो है प्रथा चलाई जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि दो अस्पा और सी अस्पा किसने चलाया था? जहांगीर ने चलाया था। अगला है जहांगीर का शासन काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा है, आर में शायद पूछा है कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर है वो। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है शाहजहां। तो शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। माता पिता जगत गोसाई और जहांगीर। जगत गोसाई जो थी, इसकी तीन चार बीबियां थी ना इसके पिता की, जहांगीर की, तो उसी में से एक जगत गोसाई थी और जहांगीर इनका पुत्र था। पत्नी इसकी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल कहते थे। ठीक है, इसी के लिए वो बनाया था ताजमहल। पुत्र इसका दारा शिकोह था, जो बहुत विद्वान था। औरंगजेब था, बहुत क्या बताएं इसको, बहुत ही खतरनाक था। मुराद शाह सूजा। ठीक है, इसका मृत्यु 1666 में हो गई और 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से इसने दिल्ली स्थापित किया था। तो पूछता है कभी कि आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने किया। याद रखिएगा। कौन ले गया था वहां? तो अकबर ले गया था आगरा। दारा शिकोह को दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाह बुलंद इकबाल पूछा एग्जाम में, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी गई थी? तो दारा शिकोह को दी गई थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करके सिर ए अकबर शीर्षक से इसका जो है अनुवाद करवाया। तो सिर ए शीर्षक पूछे कभी आपसे तो आप सीधे जवाब देंगे सिर ए शीर्षक जो है किसकी है? तो सिर ए शीर्षक जो है उपनिषद का ये है। शाह बुलंद इकबाल और दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद सर ए अकबर नाम से अनुवाद करवाया था फारसी में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। शासन काल जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां का शासन काल जो है स्थापत्य का स्वर्ण कला है। इसकी कब्र जो है आगरा ताजमहल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है उत्तराधिकार का युद्ध। देखिए आगे यहाँ पे इसको थोड़ा मिला लीजिएगा, दो तीन बार में पूछा है ये। उत्तराधिकार का युद्ध दो तीन बार पूछ लिया है यूपीपीसीएस में, तो इसको थोड़ा सा उत्तराधिकार का देख लीजिएगा। तो उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ था? तो ये जब शाहजहां जब मृत्यु उसकी हो गई तो उस समय हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध। उसके पुत्रों के बीच में हो गया था। तो पुत्र कौन कौन थे देखिए, तो दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सूजा। इसकी शायद तीन बेटियां भी थीं। वो सब भाइयों का अलग अलग तरीके से उन्होंने उन लोगों का सपोर्ट करती थी। तो बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था 1658 में हुआ था। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ। शाह सूजा और शाही सेना के बीच हुआ। शाही सेना इसमें विजयी रही। ठीक है, उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। ये तो फरवरी में हुआ, ये अप्रैल में हुआ। ठीक है, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के तथा जसवंत सिंह व कासिम खां की शाही सेना के बीच हुआ। औरंगजेब इसमें फिर विजयी रहा। ठीक है, अगला है सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1650 को हुआ औरंगजेब और मुबारक बख्श की संयुक्त सेना के साथ। ठीक है, तो इसमें कौन जीता संयुक्त सेना में? तथा दारा शिकोह भी लड़ा इसमें। तो इसमें भी औरंगजेब ही विजयी रहा। तो सामूगढ़ का युद्ध हो गया। तो क्या हो गया, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? तो इसमें है बहादुरपुर का युद्ध। तो लिख सकते हैं हम बी धर्मत, डी सामूगढ़ यस। तो बी डी एस आगे भी है, व्यू दिखा दो और होगा आगे। फिर से खजवा का युद्ध हुआ। बी डी एस लिखता हूं। तो बी डी एस के से खजवा और डी से फिर से डी ई कर देते हैं देवराई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बी डी एस के डी ई। तो याद रखिएगा। तो खजवा का जो युद्ध हुआ था 1659 में जनवरी में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में, और इसमें भी औरंगजेब विजय। देखिए औरंगजेब विजयी रह रहा है क्योंकि शाही सेना इसके साथ थी। देवराई का युद्ध हुआ 12 से 14 अप्रैल के बीच में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तो दारा शिकोह को हरा दिया इसने और औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है, तो औरंगजेब लास्ट में शासक बना। ठीक, सबको हरा के औरंगजेब शासक बना। तो बीच से क्या था? तो बी से क्या था? तो बी से बहादुरपुर का युद्ध था। और डी से क्या है? तो डी से धर्मत का युद्ध और यस से सामूगढ़ का युद्ध। बी से बहादुरपुर बहादुरपुर बहादुर तो बी से है बहादुरपुर का युद्ध। डी से धर्मत। यस से कहाँ है? यस से सामूगढ़ का युद्ध। के से क्या है? तो खजवा का युद्ध। के से जो है खजवा का युद्ध।
और डीई से जो है देवराई का युद्ध, ठीक है। तो BDS के डीई, इसको याद रखिएगा इस तरीके से। तो BDS के डीई जो है ये युद्ध है। पूरा जो है क्रोनोलॉजी पूछता है इसका 2 बार, तो मैं खुद अभी 2 बार ही पूछा है, मैं अभी करा रहा हूँ उसका भी, अभी आने वाला जल्द ही PY को UPPCS का, उसमें अब देखिएगा, ठीक है। अब जो है औरंगजेब को देख लेते हैं। औरंगजेब, तो औरंगजेब के माता पिता मुमताज महल और शाहजहां थे। पत्नी इसका दिलरास बानो थी, जिसको रबिया उद दुरानी कहते हैं। तो रबिया उद दुरानी का मकबरा पूछता है कहाँ है, तो आगे आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो इसका पुत्र मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम कामबख्श, तीन थे इसके। मोहम्मद शाह प्रथम था, मोहम्मद आजम था और कामबख्श था। इसका राज्याभिषेक जो है पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में किया। फिर दूसरी बार इसने 15 जून 1659 को दिल्ली में करवाया था। आगरा दिल्ली में दोनों जगह इसने अपना राज्याभिषेक करवाया है, ठीक है। राज्याभिषेक से 2 बार करवाया, दिल्ली में और एक बार आगरा में। इसकी मृत्यु 1707 में ईस्वी में हो गई। मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। और इसका मकबरा जो है औरंगाबाद में है। मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो यह पूरा औरंगजेब के बारे में था, ठीक है। तो औरंगजेब कई जो है चीज़ों को बदलवाया था। तो उसका जो होगा आगे वाला मामला औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने सबसे पहले चटगांव पर नियंत्रण किया। जब राजा बना, चटगांव पर नियंत्रण किया, असम पर कब्जा किया। 1886 में बीजापुर को जीता। फिर 1686 में बीजापुर को जीता। 1668 में गोलकुंडा को जीता। दक्कन मराठा अभियान इसने किया, जिसमें मराठों का जो सहयोग चाहता था ये, जो संधि किया था 1665 में उनके साथ, पुरंदर की संधि किसके साथ किया, शिवाजी के साथ किया था। तो उसमें जाता था। विद्रोह, जाट विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह इसी के समय हुआ था। सिखों का विद्रोह हुआ था, राजपूतों का विद्रोह हुआ था, सबको इसने दबाया, ठीक है। और जजिया इसने, इसी धार्मिक नीति में इसने जजिया लागू कर दिया फिर से। अकबर ने जो समाप्त किया था इसको फिर से लागू कर दिया। मंदिरों को तुड़वाया इसने, और अपने संगीत और जो कला वाला है इसका, उसको पूरा तरीके से बैन करवा दिया अपने में। अपने शासन में कला वाला को, कला हुआ, संगीत हुआ, इसका बजाना जाना सब बंद करवा दिया। तो थोड़ा ये कट्टर था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती थी। तो इसने मगर सबसे अधिक जो हिंदू उसमें इसके यहाँ अधिकारी थे, तो सबसे अधिक हिंदू अधिकारी थे किसके दरबार में, तो औरंगजेब के दरबार में। ये भी याद रखिएगा। मुगल शासन व्यवस्था किस तरह थी, तो पहले साम्राज्य का विभाजन था, जिसमें प्रमुख अधिकारी थे। साम्राज्य जो था सूबे या प्रांत में विभाजित था। प्रांत जो है सरकार या जिला में विभाजित था। सरकार और जो जिला था वो परगना या महाल में विभाजित था। और मौजा या दीहा या ग्राम कहते थे इसको। तो जो सूबे का जो अधिकारी था वो सूबेदार या नाजिम कहते थे उसको, ठीक है। जिले में फौजदार होता था। परगना या महाल में सिकदार होता था। और जो गांव में था खुद था, मुकद्दम था या चौधरी होता था, ठीक है। चौधरी जी बोलते हैं लोग, तो वही चौधरी था। ग्राम का जो हेड होता था चौधरी था मुगलों में, ठीक है। अगला है मनसबदारी व्यवस्था। तो अकबर द्वारा लागू की गई नीति, मनसब जात सवार में विभाजित था। तो अकबर द्वारा लागू की गई जो नीति थी, अकबर द्वारा लागू की गई, तो क्या था, तो अकबर द्वारा लागू की गई मनसबदारी व्यवस्था। मनसब जात एवं सवार में विभाजित था। मनसब जात एवं सवार में विभाजित था, ठीक है। तो मनसबदारों की श्रेणियां थी। मनसबदार था, अमीर था, आमिर उदमा था। तो 10 से 500 जात अगर जिसके पास थी वो मनसबदार था। अमीर जो था 500 से 2500 जात तक के मनसब को अमीर कहते थे। अमीर उदमा 2500 से अधिक जो जात जिसके पास थी उसको क्या कहते थे, तो अमीर उदमा कहते थे, ठीक है। तो ये जात थी। तो ये मनसब, जात और सवार, जो ये मनसब जो था ये रैंक बताता था कि क्या रैंक है आपकी। तो मनसब जो था रैंक बताता था, ठीक है। और जात जो था ये आपका कितना अमीर है वो अमीरी बताता था, जात अमीरी बताता था, ठीक है। और जो ये सवार था, सवार जो था घोड़े का, कितना आपके पास घोड़े हैं, कितने आपके पास में सवारी है घोड़े का, कितना आपका क्लब कितना है घोड़े का, क्लब मतलब कि कितने अधिक आप घुड़सवार कितने हैं आपके पास। तो जो सवार था ये बताता था, ठीक है। तो इसमें विभाजित विभाजित था ये। फिर जो भूमि पूछता है कि मुगलों काल में जो भूमि थी, भूमि का विभाजन किस तरह के था, तो पूछता है खालसा भूमि क्या थी, तो सीधे बादशाह के नियंत्रण में थी, वो खालसा भूमि थी। जागीर था, सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि थी, उसको जागीर कहते थे। तो सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर कहते थे, ठीक है। तो वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर कहते थे, ठीक है। सयूरगल, मदद ए मांस, विद्वान व धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि थी। तो सयूरगल जो थी या मदद ए मांस थी, मदद ए मांस जो थी ये जो था विद्वानों को तथा व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि थी, ठीक है। मुगल काल में जो भू राजस्व वसूली थी किस तरह से होती थी, तो बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, दाहसाला प्रणाली,
इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली, नक्श ये कानकूद प्रणाली। तो ये सारी प्रणालियां थी मुगल काल में भू राजस्व वसूली की। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम, अगर आप मेरा वो टेस्ट अभी देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे मेरा टेस्ट, तो उसमें आपको ये सबके बारे में कौन किसको बनाया है, सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे जब हम थोड़ा फुल कोर्स कराएंगे, तब इसके बारे में सबके बारे में बताएंगे। बटाई, जब्ती, दासाला के बारे में सब जानते हैं कि दासाला किसकी थी, बताइए। तो दासाला प्रणाली किसकी थी? टोडरमल की थी ना, टोडरमल की थी। ठीक है, ये नक्श कानकूत ये सब भी था। तो ये सब जो है वसूली की प्रणालियाँ थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है तो मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य में अकबर ने क्या बनवाया था? तो पहले बाबर का देखते हैं। बाबर ने आगरा में मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, बाबर द्वारा आगरा में मस्जिद बनवाई गई थी। और अकबर द्वारा आगरा के किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें से पूछता है। फिर जहांगीर ने बनवाया था अकबर का मकबरा सिकंदरा में, वो भी आगरा के ही आसपास है। फिर शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया, लाल किला बनवाया, आगरा में मोती मस्जिद बनवाया और ताजमहल बनवाया था। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया पूछता है, तो वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये स्थापत्य में मेन यही है। तो सबसे अधिक स्थापत्य बनाया था वो अकबर ने ही बनवाया था। वो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीरी महल, मरियम महल। ठीक है, जहांगीर द्वारा अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में बनाया गया। ठीक, तो याद रखिएगा लाल मोती महल जो है दो है। तो एक मोती महल जो है दिल्ली में है, उसको शाहजहां ने बनवाया था। एक मोती महल जो है औरंगजेब ने बनवाया था दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं। तो बाबर नामा या तुजूर के बाबरी, बाबर ने खुद लिखा है, जिसको बताया हमने आपको। हुमायूं नामा को गुलबदम बेगम ने लिखा, ये भी बताया। तुजुल व मासिर हसन निजामी ने लिखा है इसको। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तारीख शेर शाही जो है अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम ने लिखा है। ठीक है, कानून ए हुमायूनी ख्वादमीर ने लिखा है। नुस्ख ए दिलकुशा भीमसेन ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है। तो नुस्ख ए दिलकुशा ये हिंदू हैं, भीमसेन ने लिखा है, याद रखिएगा इसको। और सियार उल मुत खरीन जो है गुलाम हुसैन ने। इकबाल नामा ए जहांगीर, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिंद खान ने लिखा है। शाहजहां नामा इनायत खान ने। चहार चमन कई बार पूछा है, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। चहान चहार चमन जो है चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखे हैं। फुतुह ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर ने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर दास नागर, भीमसेन, ये लोग काफी इंपॉर्टेंट है तीनों। खुलाखत उत तवारीक जो है सूर्य नारायण भंडारी ने लिखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सुजा नारायण भंडारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। ये जो लिखा गया है ये मुगल कालीन पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2-3 बार पढ़ के याद करिए कैसे भी इसको। अगला आप देखते हैं, तो उत्तरकालीन मुगल में कौन कौन है। तो औरंगजेब के बाद कौन कौन थे? तो औरंगजेब के बाद बना जहांदार शाह। 1712 में, 1700 नहीं, औरंगजेब के बाद बना था बहादुर शाह प्रथम, 1707 1712 में रहा। इसका काम खत्म हो गया तो फिर जहांदार शाह बना। ठीक है, जहांदार शाह जिसको लंपट मूर्ख कहते थे, लंपट मूर्ख। ये जो था लंपट मूर्ख था भाई ये, लंपट मूर्ख। ठीक है, फारूक सियर, तो लंपट मूर्ख कहते थे इसको। जुल्फिकार खां इसको। ठीक है, तो जजिया कर इंड किया था इसने। तो यह जजिया कर इसने इंड किया था, जजिया कर। जो इंपॉर्टेंट वही बता रहे हैं, लंपट मूर्ख था ये। और इसके बाद जो बना था, तो इसने इजारा व्यवस्था लागू किया था। इजारा व्यवस्था लागू किया ये। जहांदार शाह ने इजारत व्यवस्था लागू किया। फिर फारूकसियर बना। फारूकसियर बना कब? 1713 1719 में। तो इसने क्या किया कि इसके सैयद बंधु थे, इसके में सैयद बंधु थे, यही मेन काम करते थे ये लोग, किंग मेकर थे सैयद बंधु। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दोनों थे ये। तो एक वजीर था, एक मीर बख्शी था। तो अब्दुल्ला खां वजीर था, हुसैन अली जो था मीर बख्शी था। इन दोनों ने पूरा जो था, ये लोग बहुत ही पावरफुल थे उस समय। ठीक है, याद रखिएगा। फारूक सियर का फरमान जो था 1717 में, फारूक सियर का फरमान आया था।
फारूक सियर फरमान 1717 में, जिसने क्या किया था कि अंग्रेजों को व्यापार करने से छूट या मैग्ना कार्टा दे दिया था। तो इसी को कहा जाता है कि अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा यही था, जो फारूक सियर का फरमान था, जो 1717 में इसने दिया था। ठीक है, इसने बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे दिया था। ठीक है, तो सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी की सजा इसने दिया था। ठीक है, अब इसमें सैयद बंधुओं का बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए फारूक सियर ने इनकी हत्या करवाना चाहा, बट बंधुओं को खबर मिली और इन्होंने इसको पेशवा बाजीराव के साथ में मिल के इसको मारने का जो प्लान बनाया सब। और फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता था, इसको घृणित कायर, घृणित कायर, घृणित कायर, फारूक सियर घृणित कायर था, इसको कहते थे। ठीक है, उसके बाद में रफ़ी उद्दौला बना, जो काफ़ी महमूद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, जिसने दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ इसी समय। देखिए, मोहम्मद शाह के समय में किसका आक्रमण हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। फिर अहमद शाह जो इसका शासन बना। ठीक है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे। ठीक है, रंगीला भी था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला था। इसी के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया। फिर अहमद शाह बना, इसके समय अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण किया इसके समय। ठीक है, फिर से देखिए, अब यहाँ से 1754 से 1759 में ये हुआ। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय 1764 से 1786 में शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ। फिर अकबर द्वितीय आया, फिर शाह बहादुर शाह जफर आया। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किस समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय पूछ सकता है, शाह आलम द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, शाह आलम द्वितीय वाला याद रखिएगा इसको। और शाहजहां बहादुर शाह द्वितीय जो जफर था, ये 1837 से 1857 में रहा, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने इसको तबाह कर दिया पूरी तरीके से। तो ये जो उत्तरकालीन मुगल शासन थे, ये था मुख्य मुख्य। ठीक है, अब जो है ये पूरा जो है यहीं समाप्त होता है इसको। ठीक है, तो कुछ और डिटेल हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, अगर जो भी कुछ होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण है यही है कि किसके शासन में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली किसके समय आक्रमण किया था? तो नादिर शाह के समय। ओ सॉरी, नादिर शाह ने किसके समय आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासन में आक्रमण किया था? तो आलमगीर द्वितीय के समय में किया था, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। पूरा लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो घृणित कार किसे कहते थे? फारूक सियर को कहते थे, याद रखिएगा इसको भी। ये जो था नादिर शाह का आक्रमण, फिर अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली में आक्रमण, फिर बक्सर का युद्ध, ये सब हुआ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो इसमें जो है मकबरा पूछता है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। 1526 से 1530 में बना था काबुल में। हुमायूं का मकबरा 1556 में दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शाहजहां का आगरा में है और जहांगीर का लाहौर में है। ठीक है, औरंगजेब का कहाँ है? तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र में है। औरंगजेब महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, और बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में ही बनवाया था इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा मकबरा है ये। तो इनको पूछता है बार बार। ठीक, अगला महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, तो किसके निर्देशन में हुआ था? किसके निर्देशन में हुआ था? तो निर्देशन था फैजी का। ठीक है, फैजी के निर्देशन में हुआ था, मगर जो अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अच्छा, पूछता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के अलावा एक उनका जो सेनापति था और कौन था? तो हकीम खान सूर था। हकीम का सूर भी लड़ा था हल्दी घाटी में। तो अकबर के ओर से मान सिंह और आसफ खान थे, और राणा प्रताप और हकीम खान सूरी थे, दोनों लोग थे। ठीक है, अकबर ने वैवाहिक संबंध सबसे पहले किससे बनवाया था? तो कछवाहा राजपूतों से बनाया था। ठीक है,
अकबर के दर्शन हेतु जाता था, तो अकबर जो है सर्वाधिक दर्शन हेतु मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जाता था। ठीक है। अगला, अकबर ने स्वयं मारा था किसको, तो अदम खां को मारा था, जो महामागमा का पुत्र था, जिसके काल में पेटीकोट शासन चला था, पेटीकोट शासन। तो अकबर छोटा था तो इसी पेटीकोट शासन चलाती थी ये। अगला, मेवाड़ ने कभी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। याद रखिएगा, मेवाड़ जो है अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं थी। फिर आगे जो है राणा, एक इनके यहाँ मेवाड़ में एक राणा जो है, इनका एक राजा आया, उसने संधि किया साथ जहांगीर से, तो आगे उसके बारे में लिखा होगा कहीं। ठीक है। अकबर अकबर उम्र तय किया विवाह अकबर ने विवाह में लड़के और लड़कियों का उम्र तय किया, कि अकबर ने कहा कि नहीं, विवाह जो है कम से कम लड़का जो है 16 वर्ष का होना चाहिए और लड़की कम से कम 14 वर्ष की होनी चाहिए, तभी विवाह होगा। तो विवाह की उम्र भी अकबर ने तय किया था। ठीक है। अगला है इसमें कि मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मनसबदारी लागू करने की गई थी। तो मनसबदारी लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, और यह प्रणाली मंगोलों से उधार लिया था अकबर ने, तो मंगोलों से लिया गया था मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा किसको दिया गया था? दीवान का पूर्ण रूप दर्जा मुजफ्फर खां तुर्बती को दिया गया था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे था। भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का जो उदाहरण मुख्यतः लाल किला है। ठीक है। फारसी या ईरानी, फारसी कहिए तो ईरानी कहिए, की विशेषता है कि दोहरा गुंबद बनता है उसमें। ठीक है। जो अनुवाद हुए थे, अनुवाद समझ लेते हैं कौन कौन से अनुवाद कौन कौन किया था। ठीक है। तो फारसी में बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। ठीक है। और बदायूनी ने महाभारत का राज्यनामा नाम से जो है इसका अनुवाद किया था, और निर्देशन था फैजी का। ठीक है। फैजी ने लीलावती जो मैथ की बुक है, गणित की बुक है, उसका जो है फारसी में अनुवाद किया था। और अबू अबू फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था, कालिया दमन का। ठीक है। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है। अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी? तो अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को दी गई थी। ठीक है। हरि विजय सूरी जैनी थे, जैन गुरु थे। ठीक है। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। तो उस समय सबसे प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम अकबर के ही समकालीन थी। अकबर के शासन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का जिक्र किया है अपनी किताब में। अबुल फजल ने अमेरिका के खोज के जिक्र का जो है वर्णन अपनी किताब में किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अकबर के दरबार में पहला जो अंग्रेज आया था वो रॉयल फिंच था। रॉयल फिंच इसके दरबार में आया था। ठीक है। और जहांगीर मुगलों और मेवाड़ राजा, ये जो बता रहे थे अभी, मेवाड़ राणा के साथ चित्तौड़ की संधि साइन की। तो चित्तौड़ की संधि साइन की। दूसरा, कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी खान की उपाधि। ठीक है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो नूरजहां ने बनवाया था वो आगरा में है। ठीक है। दारा सिको की रचना मज उल बहरीन और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर तो दारा सिको ने करवाया था। दारा सिको का मकबरा जो है दिल्ली में बना है। कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक किया था किसने? तो औरंगजेब ने। जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहते हैं, जिंदा पीर। ठीक। बीबी का मकबरा कहाँ बना है? तो बीबी का मकबरा है रबिया उद दुरानी बीबी का मकबरा कहिए है तो रबिया उद दौरानी का मकबरा कहिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना है। अनवर ए सुलेही अनवर ए सुलेही नाम से पंचतंत्र का जो है अनुवाद हुआ है। अनवर ए सुलेही नाम का। तो पंचतंत्र का अनुवाद बहुत सारा हुआ है। ठीक है। बहुत अलग अलग राजा है तो अलग अलग इसका अनुवाद करवाए, मगर जो इसका एक अनुवाद अनवर ए सुलेही का भी पूछे तो वो पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला है औरंगजेब के समय मनुची जो था, मनुची तो मनुची जो था 1653 से 1708 में भारत आया था मनुची। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। और अति कट्टरवादी जो सूफी संत था वो कौन सा? तो नक्सवादी संप्रदाय सबसे कट्टरवादी था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे आपको, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके।